गुड इवनिंग आकाश, प्रिंस, सूरज, विवान, अमन, कार्तिकेय। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सब लोगों के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कविराज, कृति, लक्ष्य, हार्दिक, अथर्व, भूमिका, देवराज, प्रियांशु, बहुत सारे बच्चे, नाम मैं बहुत तेजी से नहीं पढ़ पा रहा हूं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मोहित, उत्कर्ष, अभिषेक, जो बच्चों के नाम, अविका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जिनका नाम मुझे एक नजर में पढ़ने में आ रहा है मैं उन्हीं का नाम ले पा रहा हूं। सुचिर, गुड इवनिंग। पीयूष, गुड इवनिंग। सचिन, गुड इवनिंग। संजना, गुड इवनिंग। अंश, गुड इवनिंग। ओवैद, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई सब लोग? आदित्य, ईशा, अभिनव, प्रिंस, आदित्य, तरुण, श्रेया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई सब लोग? बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई? कैसे हो? कैसे हो सब लोग? क्या चल रहा है जिंदगी में? कैसे? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सब लोगों को। गुड इवनिंग। हाँ, जल्दी से मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर एक बटन है, ये वाला। यहां पर एक ऑप्शन होता है चैट बंद करने का। आप समझ रहे बात को? तो यहां से चैट बंद की जा सकती है। तो एक बार चैट बंद कर दी जाएगी, फिर चैट खोल दी जाएगी, तो मैं बीच बीच में चैट बंद करता रहूंगा। क्योंकि और ये तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन ये तुम्हारे फायदे के लिए होगा, क्योंकि चैट बहुत सारी बातें करते रहते हो तुम, और मैं अवॉइड करना चाहता हूं किसी भी तरह की बातें। हम जो है पढ़ाई करते वक्त डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि कल जितनी बातें करनी थी हमने कर ली है। जैसे पहले भी बताया गया था, मोटिवेशन मैं नहीं करूंगा, मोटिवेशन तुम्हें खुद को, अपने आप को मोटिवेट करना है, और उसका तरीका है कंसिस्टेंसी। तो जो बच्चा कंसिस्टेंट रहेगा उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो कंसिस्टेंसी जरूरी नहीं है कि आज से ही आप उल्टा खड़े होकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। वो धीरे 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 आती है, वो बच्चे के अंदर धीरे धीरे आती है। तो अगर आप लगे रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो वो कंसिस्टेंसी भी आपको दिखाई देने लगी। शाबाश। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? चलिए, तो आज की बात से अपना काम शुरू करते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के। फटाफट अपना काम शुरू करते हैं भाई। जल्दी से मुझे ये बता दो कि हम जो है, मैं चैट ऑफ कर देता हूं ताकि हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। तो तुम लोगों के लिए क्या ये सही रहेगा? तुम लोग को ठीक लगता है कि मैं बीच बीच में चैट ऑफ कर दूं? जब हमें डिस्कशन करना हो तो उस टाइम पर चैट ऑन कर देंगे, अदरवाइज पढ़ाते वक्त किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मानते हो इस बात को? जल्दी से बता दो, क्या ये सही है तुम्हारे लिए? यह सबका नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, समझो बात को, क्योंकि इतने तेज चैट चलती है कि मैं पढ़ नहीं पाता उतना तेजी से। समझ रहे हो? ये इंसानी फितरत है कि अगर कोई चीज बहुत तेजी से आगे से निकल जाए तो मैं उसको देख नहीं पाता। प्रिंस, नैतिक, आरुषि, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ये सही रहेगा सर, आप चैट बीच बीच में बंद करते रहें, जब जरूरत पड़ेगी तो आप चैट ऑन कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, जो बच्चा, एक दो बच्चे नो लिख रहे हैं, ये नो वो वाले जो ये चाहते थे सर हमें तो चैट ही करनी थी, आपने चैट ही ऑफ कर दी। सर ये बदतमीजी मत करिए, लेकिन यार कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी कि इससे फायदा होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं फटाफट स्टार्ट करता हूं। जल्दी से मुझे ये बता दो कि अब आज कल की क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था, मैं फिर बोलूंगा, कल की क्लास में जो डिस्कशन था वो बहुत नॉमिनल सा डिस्कशन था। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है। हालांकि मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोलूंगा, और ये सिर्फ मैं ही बताऊंगा आपको ये वाली बात की, और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से ही तुम्हें बता रहा हूं कि सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, मुझे इससे कभी फर्क नहीं पड़ता। आप समझिए बात को, मुझे कोई खास लेना देना नहीं है कि सल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। वो तो सवाल वाला या तो खुद ही बता देता है कि इसको इसके अंदर डाला गया, तो अगर आपने इसको इसके अंदर डाला तो इसका मतलब जिसको आपने डाला वो आपका सल्यूट हो गया, और जिसके अंदर आपने उसको डाला वो आपका सॉल्वेंट हो गया। यानी सवाल वो खुद ही बता देगा कि सल्यूट ए है या सल्यूट बी है। मुझे इंडिविजुअल डिस्टिंग्विश करना ये रेयरली ही पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ दो तीन रूल्स बनाए थे। उन रूल्स को अगर मैं ध्यान में रखूं तो सल्यूट सॉल्वेंट का अंदाजा एक लेवल पर लगाया जा सकता है। क्लियर है ये? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रीसेंट डाउट, ओ ए जी, AAG, वंस अ गोट ऑलवेज अ गोट। दृश्य, थैंक यू सो मच। मनन सर, एक डाउट था, अगर ओनली एनसीईआरटी इज कवर्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स तो एम इन 11th वेस्टेड कैटेगरी।
सर एक डाउट था, अगर ओनली एनसीईआरटी इज कवर्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, मनन मिंगलानी, ये कर सकते हो, तुम अपने हिसाब से सोच सकते हो कि, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, हम लोग जो यहां पर सिलेबस कवर करेंगे उसमें एनसीईआरटी इंक्लूडेड होगी बेटा। तो अगर तुम्हें अलग से कुछ भी करना है तुम कर सकते हो, बट हमारा मानना यह है कि हम अपना जो सिलेबस आगे बढ़ाएंगे उसमें एनसीईआरटी हमारी इंक्लूडेड रहेगी। और ये चीज मैं आपको, जब ये चैप्टर हम चल रहा होगा तो मैं आपको एनसीईआरटी के सवाल भी दिखाऊंगा कि ये देखिए एनसीईआरटी में ये पूछा गया था, एनसीईआरटी में पूछा गया था, तो आपको अपने आप भी इस बात का आइडिया लग जाएगा कि यार ये सिंपल है, ये सिंपल, समझ रहे? तो जो यहां पढ़ाया जा रहा है उसमें एनसीईआरटी ऑलरेडी इंक्लूडेड, आप परेशान ना, ठीक। गुड इवनिंग, सोल्यूशन कहां काम आ गया? व्हाट इज ए? सर आई हैव अ डाउट। कैसे हो सर? आशीष, मैं मस्त हूं एकदम। सर टॉप 20% क्या होता है, प्लीज डिस्कस। आप ये भी इस बारे में डिस्कशन करेंगे, समराइज्ड करवा दो। अरे कल तो यार ऐसा कुछ किया ही नहीं था यार, बेकार में मारपीट शुरू हो जाएगी और खून खराबा होने लगेगा, तो इसका कोई फायदा ही नहीं है कि सर कल की बात को समराइज करिए। कल हम लोगों ने कुछ भी खास डिस्कस नहीं किया था। हां, जो कल कराया गया था उसको अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे क्योंकि वो हमारे सामने आने वाला है। चलिए, 5 मोल वाटर में 5 मोल अल्कोहल मिलाया जाए तो सोल्यूट सॉल्वेंट कौन सा होगा? देखो समझो बात को, अब दोनों लोग 5 मोल है, मैं इसी बात को लेकर कल भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। तुमको क्या जरूरत है ये बताने की कि सोल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा है? आप समझिए, दोनों लोगों के 5-5 मोल है तो दोनों लोगों के मोल फ्रैक्शंस हाफ होंगे, तो चाहे आप किसी को भी ले लो, आपके कंसंट्रेशन टर्म्स तो सिमिलर ही निकल के आने वाले हैं, आपको कंसंट्रेशन टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, ये जरूर है कि अगर मैं 5 मोल अल्कोहल और 5 मोल वाटर ले लूं तो मुझको शायद अगर मैं बोलूं तो ट्रेडिशनली मुझे जो समझ में आता है वो ये आता है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो अगर मैं लेना चाहता हूं तो वाटर को सॉल्वेंट ले लेता हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत ज्यादा, मैंने कल भी बोला था, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, बिकॉज इलॉजिकल डिस्कशन होंगे, इलॉजिकल मतलब होगा, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बिल्कुल मस्त तरीके से अपना काम करें। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। ध्रुवा साहा कह रहे हैं कि वाई द साइज ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर। साइज जो है वो यार बहुत छोटा होना चाहिए। कल भी मैंने समझाया था, अगर पार्टिकल्स का साइज छोटा नहीं हुआ तो जैसे सल्यूट पार्टिकल्स हैं जो घुल रहे हैं अंदर, अगर उनका साइज बड़ा रह गया तो फिर वो तैर नहीं पाएंगे। आप समझ रहे बात को? उनके ऊपर ग्रेविटी काम करने लगेगी जिसकी वजह से वो नीचे सेटल होने लगेंगे, जैसा जनरली सैंड पार्टिकल्स के साथ होता है। तो सैंड पार्टिकल्स बड़े साइज के होते हैं और वो थोड़ी देर बाद सेटल करने लगते हैं, तो फिर ऐसा सिस्टम सोल्यूशन नहीं बोला जाता। तो हमें छोटे साइज के पार्टिकल से ही बात करनी पड़ती है। बहुत बढ़िया। टीम को बोलो कि एक स्लाइड पर एक से ज्यादा डाउट पूछने दे, क्योंकि विच हैज मोर गिव्स फ्री एनर्जी। गंदी गंदी बातें मत करो, अभी चैप्टर के नाम ही सोल्यूशन है, इसका मतलब जेई एडवांस से लीक्ड सोल्यूशंस। अच्छा सर, प्लीज सोल्यूट सॉल्वेंट डिस्कस कर दो। पवन कैसी बातें कर रहे हो? सर मेरे पास इन्फिनिटी प्रो लेने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, ओए पाजी, बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी, आशिकी विश्वास, हम नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी डिस्कस करेंगे अपनी जगह पर, अभी वो टाइम नहीं आया है। हम सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करूंगा, मोलैरिटी। यानी मैं सबसे पहले मोलैरिटी डिस्कस करूंगा, उसके बाद मोलैलिटी डिस्कस करूंगा, फिर मोल फ्रैक्शन डिस्कस करूंगा, और उसके बाद परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करूंगा। पार्ट्स पर कंसंट्रेशन वाले, पार्ट्स पर 100 वाले जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इन कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करूंगा। फिर पार्ट्स कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करूंगा, जैसे पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, और फिर नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी भी डिस्कस करेंगे, इसलिए वो समय के साथ आगे बढ़ेगी। ठीक है ना? चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कंसिस्टेंट ही रहना है। शिवम बिल्कुल सही, तुम पकड़ गए बात को। टेम्परेचर बढ़ाने पर प्योर वाटर का पीएच 7 से कम होने पर भी वो एसिडिक नहीं होता? नहीं, पानी हमेशा न्यूट्रल ही होता है, हम असल में पटक के भी तो नहीं मार सकते। दिक्कत सारी ये है कि इस टाइम तुम्हारी पिटाई भी नहीं की जा सकती। अरे भाई, पानी इज अ न्यूट्रल सिस्टम। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पानी की जो पीएच है वो 7 से घटकर 6.5 हो जाएगी। अब अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं, 6.5 हो जाए, यानी अब वो न्यूट्रल पॉइंट 6.5 है। इसलिए वो जो 7 वाला कोई सोल्यूशन अगर आप लाते हैं तो वो 6.5 के नीचे आएगा, इसलिए वो 7 वाला आदमी अब क्या बन जाएगा? बेसिक सोल्यूशन। यानी वाटर जितने भी H प्लस प्रोड्यूस करता है वो उतने ही OH माइनस भी प्रोड्यूस करता है जब वो अकेले रहता है। तो ऐसे में पानी से आने वाले H प्लस और OH माइनस बराबर होते हैं, तो इसका मतलब वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल। अब इस pH विल बी 7 और लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। ये सब बहुत कॉमन से डाउट है। ये लीजिए, ये नीचे चले गए और अब होने जा रही है शुरुआत
बहुत बढ़िया, क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ये लीजिए आप, हैं? चैट बंद हो गई। बहुत बढ़िया, चलिए अब बहुत तसल्ली से सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो कल की क्लास में जो डिस्कशन थी उन्हीं बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। कल एक दो सवाल जो तुम्हें होमवर्क के लिए करने दिए गए थे, मैं उनके बारे में जल्दी से बात कर लेता हूं और उसके बाद आगे बात करता हूं। कल एक सवाल दिया गया था, ब्रॉन्ज के बारे में बात हुई थी, मैंने ब्रास के बारे में भी बात की थी। ब्रास में हमारा कॉपर और जिंक था। मैंने जानबूझ के ये सवाल बनाए हैं ताकि तुम इनको याद रखो। देखो तुम समझो, तुमने कल की क्लास में कुछ सीखा नहीं सीखा, लेकिन तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि हर क्लास में कुछ ऐसी बातें जरूर निकल के आएंगी जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो ध्यान रखनी पड़ेंगी, ताकि आप अपने डेटा को, या डेटा बैंक आपका मजबूत बनता चला जाए, बड़ा डेटा बेस बनता चला जाए। तो आज भी आपके सामने जैसे पहली बात यह निकल के आई कि कभी मुझसे यह पूछा जाए कि भाई ब्रास क्या होता है, तो ऐसे में मुझे एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे ब्रास के बारे में बात करनी है या ब्रॉन्ज के बारे में बात करनी है तो मुझे एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर और टिन का मिक्सचर है, कॉपर और टिन का एक मिक्सचर है। और क्योंकि ये दोनों लोग सॉलिड हैं तो इसका मतलब ये ब्रॉन्ज भी किस नाम से जाना जाएगा सर? इसे भी आप एलॉय ही कहेंगे। एलॉय हमारा एक सॉलिड सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सल्यूट भी सॉलिड है। मैं अभी एग्जांपल से और समझाऊंगा, समझ रहे हो बात को? यानी अगर मान लीजिए कॉपर और टिन दोनों है जिसमें कॉपर का अमाउंट ज्यादा है, तो सर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है सर। अगर आप सल्यूट की बात करते हैं तो सल्यूट आपका टिन हो जाएगा, और अगर आप सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट आपका कॉपर हो जाएगा। और तुम में से बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सही लिखा होगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। जर्मन सिल्वर, मैं भी चाह रहा हूं कि आप इस बात को याद करें। उसका रीजन यह है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर है ही नहीं। सबसे मजे की बात यह है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं है, जर्मन सिल्वर में कॉपर है, जर्मन सिल्वर में निकिल है, इसमें जिंक भी है, लेकिन सिल्वर जैसा कुछ नहीं है। और फिर वही है सर, कॉपर 60% है और निकिल और जिंक 20% है। तो साफ समझ में आता है सर, कॉपर मेरा सॉल्वेंट होना चाहिए और निकिल और जिंक ये दोनों मिलकर मेरे क्या बनने चाहिए सर? ये दोनों मेरे सॉल्यूट की कैटेगरी में आने चाहिए। कल भी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि किसी भी सॉल्यूशन में, चाहे वो किसी भी तरह का सॉल्यूशन क्यों ना हो, इट शुड बी अ सॉल्यूशन एंड इट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट सिर्फ एक होता है, लेकिन सॉल्यूट 2, 3, 1 कुछ भी हो सकते हैं। यानी किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें से एक कंपोनेंट को सॉल्वेंट माना जाता है और बाकी सब लोगों को क्या माना जाता है? सॉल्यूट। मेरे ख्याल से ये दोनों सवाल बहुत सारे बच्चों ने सही किए होंगे। मैं एक बार चैट खोल रहा हूं, मुझे चैट में जल्दी से लिख के बता दो यस या नो, ये दोनों सवाल तुम लोगों ने कर लिए थे? जल्दी से बता दो, क्या ये दोनों सवाल कर लिए थे? मोहम्मद साहब पूछ रहे हैं कि मोलारिटी और मोलालिटी में क्या फर्क होता है। यार जरा एक बार पढ़ने दो दोस्त, है ना। देखो गंदी गंदी बातें मत किया करो, क्योंकि फिर हमें ना फिर मजा नहीं आता बात को करने का। अभी ना हमने मोलारिटी का नाम लिया ना मोलालिटी का। हो सकता है जब हम ये दोनों नाम ले लें तो तुम्हें अपने आप पता चल जाए कि इनमें क्या अंतर होता है ना। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए थोड़ा सा रुको, अभी तो बात ही नहीं हुई, आज शुरू करेंगे तब मजा आएगा तुम्हें। वो अंग्रेजी की एक लाइन सुनते ही तुम्हारे जो है ऐसे तुम्हें अंदर बिजली दौड़ जाएगी, तुम्हें मजा आ जाएगा एकदम। यस यस यस, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों ने ये सवाल कर लिए थे, बहुत सीधे सवाल थे, सिंपल सवाल थे, बहुत बढ़िया। चैट ऑफ कर देते हैं, अपनी काम को फिर से स्टार्ट करते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले एक छोटी सी बात से। अब मैं जो अपने सॉल्यूशंस हैं, कोई भी सॉल्यूशन है उसको जरा कैटेगराइज करता हूं, उसको अलग अलग चीजों में बांटता हूं। वो कितने तरह का हो सकता है? तो मैंने सबसे पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिखा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। यानी मैं सॉल्यूशन को किस कैटेगरी, किस तरह से बांटने जा रहा हूं, उसके कितने तरीके से उसको पहचानने जा रहा हूं कि उस सॉल्यूशन में कितने तरह के कंस्टिट्यूएंट्स, कितने कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। यानी एक चीज तो क्लियर है, जो सॉल्यूशन होता है उसमें एक चीज तो क्लियर है, सॉल्वेंट तो एक ही होगा। मानते हो बात को? सॉल्वेंट तो एक ही होगा। और मान लीजिए एक ही सॉल्यूट है, वन सॉल्यूट। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है? हां सर, बिल्कुल हो सकता है सर। इट इज अ सॉल्यूशन इन विच यू हैव अ सॉल्वेंट एंड वन सॉल्यूट। सो यू हैव एक्चुअली हाउ मेनी कंपोनेंट्स, हाउ मेनी कंस्टिट्यूएंट्स? सर यू हैव ओनली 2 कंस्टिट्यूएंट्स। सर आपके पास सिर्फ 2 कंस्टिट्यूएंट्स हैं, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। दैट मींस 2 कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। और अगर आपको 2 कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। दिस इज बाइनरी सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया सर। यानी कंस्टिट्यूएंट्स के नंबर के हिसाब से अगर आप सॉल्यूशंस को कैटेगराइज करना चाहते हैं तो सबसे पहली कैटेगरी है बाइनरी सॉल्यूशन की। बहुत बढ़िया सर। क्या ऐसा नहीं हो सकता सर कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से बना हो जिसमें एक सॉल्वेंट हो और 2 सॉल्यूट हो?
क्या ये ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है सर। आपने 3 लोगों को मिक्स किया है, एक सॉल्वेंट है और 2 सल्यूट हैं, और अगर आपने ऐसा किया है तो ऐसे में आपके पास कितने कंपोनेंट्स हैं? नाउ यू हैव 3 कंपोनेंट्स। और अगर आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को टर्नरी सॉल्यूशन का नाम दे दिया जाएगा। दिस इज टर्नरी सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन इज टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल आसान है। और एक कैटेगरी क्या है? और एक कैटेगरी ये भी हो सकती है सर, आपने मान लीजिए एक सॉल्वेंट लिया, क्योंकि सॉल्वेंट तो सर आपको एक ही लेना पड़ेगा, और आपने मान लीजिए 3 सल्यूट ले लिए। बिल्कुल पॉसिबल है सर, आपके पास 3 सल्यूट है। ऐसे में कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे सर? एक सॉल्वेंट हो गया और 3 सल्यूट हो गए। तो ऐसे में जो कंपोनेंट्स होंगे वो कुल मिला के आपके पास 3 मिलाकर कितने हो जाएंगे? 4, यानी कुल मिला के 4 कंपोनेंट्स। और अगर 4 कंपोनेंट्स हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहा दिया जाए, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को देखकर भी आप सॉल्यूशंस के नाम रख सकते हैं। ठीक, लेकिन मुद्दा यह है कि सर मुझे किस तरह के सॉल्यूशंस के बारे में आप आगे पढ़ाएंगे। तो मैंने यह ऑब्जर्व किया है कि हमारे सिलेबस में ये बाइनरी सॉल्यूशन ही आते हैं। तो मेरे लिए तो यही ही इंपॉर्टेंट है कि मैं उन सॉल्यूशंस के बारे में ही बात करूं जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट इंक्लूड किया गया है। हां, यह है कि मेरे दिमाग में अब पीछे कहीं यह बात आती है कि अगर कहीं 2 सॉल्यूट होते तो ऐसे में मैं उसको टर्नरी, और अगर कहीं 3 सॉल्यूट होते तो ऐसे सॉल्यूशन को मैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलता। सोचो कितना अच्छा सवाल है, बेवकूफ बनाने के लिए कितना बढ़िया सवाल बनाया जा सकता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 सॉल्यूट्स हैं, क्या आप बता सकते हो उसका क्या नाम रखेंगे? बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में आंसर लिखते हैं, अच्छा 2 सॉल्यूट है वो बाइनरी सॉल्यूशन होगा क्योंकि 2। अरे भाई, सॉल्यूट 2 है तो एक सॉल्वेंट भी तो होगा, ऐसा सॉल्यूशन टर्नरी सॉल्यूशन होगा। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं? यानी वो बेवकूफ बनाने के लिए बच्चों को, हालांकि उसने कभी पूछा नहीं है, मैं तो ऐसे ही एनटीए वालों को कुछ कुछ बोलता रहता हूं, वो कभी मेरी बातें सुनते रहते हैं, और मैंने देखा है जो जो क्लास में कराया जाता है उसमें से धीरे धीरे करके नए नए कॉन्सेप्ट ऐसा सोच के जब वो सवाल बनाते हैं कि ये एक नया सवाल है, अब तक एनटीए ने कभी नहीं पूछा, वो हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं। तो इसलिए मान लीजिए वो आपसे ऐसे ही बेवकूफ बनाने के लिए सवाल बनाते हैं, भाई मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट्स है, 2 सॉल्यूट है, और अगर उस सोल्यूशन में 2 सॉल्यूट है तो वो पक्का बाइनरी सॉल्यूशन होगा। बच्चे कहेंगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, अगर 2 सॉल्यूट है तो बाइनरी सॉल्यूशन होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को आता नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने ध्यान नहीं दिया। आप समझ रहे बात को? मैं इस सवाल से तुम्हें यह नहीं बताना चाह रहा हूं कि तुम सवाल बड़ा अच्छा है, मैं इस सवाल से तुम्हें सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि कोई एक आसान सवाल भी हमसे गलत हो सकता है हमारी बेध्यानी की वजह से। इसलिए मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हर सवाल को तसल्ली से एक बार जरूर सोचें, और एटलीस्ट वो जो सिंगल चॉइस वाले सवाल होते हैं, समझ रहे बात को, एक एक लाइन वाले, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, बहुत इत्मीनान से उनको पढ़ा करें, क्योंकि सवाल में ट्विस्ट हो सकता है। तो अगर 2 सॉल्यूट का सवाल आ गया तो दैट मस्ट बी अ टर्नरी सॉल्यूशन, क्योंकि अगर मेरे पास 2 सॉल्यूट है तो पक्का एक सॉल्वेंट तो होगा ही होगा। आप क्योंकि सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ऐसे में ऐसे सॉल्यूशंस टर्नरी सॉल्यूशंस बोले जाएंगे। बहरहाल ठीक है सर, ये तो आपने सॉल्यूशंस को डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। सर सॉल्यूशंस को डिफाइन करने का कोई और तरीका भी है? हां, एक और तरीका है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्टेट। यानी सॉल्यूशंस की फिजिकल स्टेट्स को भी अगर मैं ध्यान में रखूं तो मैं सॉल्यूशंस को भी कैटेगराइज कर सकता हूं। और मुझे लगता है जैसा कि कल भी हमारा डिस्कशन था, फिजिकल स्टेट के बारे में अगर छोटी सी बात बोली जाए तो फिजिकल स्टेट ये कहती है कि फिजिकल स्टेट लिक्विड भी हो सकती है, फिजिकल स्टेट गैसियस भी हो सकती है, फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की लिक्विड भी हो सकती है, और फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की सॉलिड भी हो सकती है। ये तीनों स्टेट सॉल्यूशन की एग्जिस्ट करती हैं। गैसियस स्टेट है तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा गैसियस सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा, और अगर मान लीजिए लिक्विड स्टेट है सॉल्यूशन की तो ऐसा सॉल्यूशन मेरा लिक्विड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा, और अगर सॉल्यूशन की स्टेट सॉलिड है तो ऐसा सॉल्यूशन मेरा सॉलिड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। यह कैटेगराइज किया गया है सॉल्यूशंस को इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्टेट। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है ये तो सर अब जरा जल्दी से कुछ कुछ एग्जांपल से मुझे बता दीजिए कि सर फिजिकल स्टेट में गैसियस सॉल्यूशंस का क्या मतलब। अब देखो तुम जरा थोड़ी सी अकल लगाना, कल हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई थी और मैं तुम्हें बताऊं मुझे वो बात ही सबसे अच्छी लगती
क्योंकि कल के डिस्कशन में मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरा मन इन द सेंस कि मैं एक ऐसी बात को डिस्कस कर रहा हूं जिसका मुझे बहुत ज्यादा लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि यार मुझे ये सब जानने की जरूरत क्या है, इस सल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा, क्या बकवास है। वो सवाल वाला अपने आप ही बता देता है, मुझे ये सब डिस्कस क्यों करना है। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सब इसलिए डिस्कस कर रहा हूं मैं कि उनमें एक इतनी खूबसूरत बात है जिसको डिस्कस करना है। वो ये है कि जो भी सॉल्यूशन तैयार होता है उस सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो एक्चुअली सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है। यह बात मुझे डिसाइड करनी थी और यह बात तुम्हें बतानी थी। और दूसरी क्या बात बतानी थी कि अगर फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट डिसाइड करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्वेंट अपनी कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन रखता है और सल्यूट उस सॉल्वेंट में आने के बाद अपनी फिजिकल स्टेट को फना कर देता है। आप समझ रहे बात को? यानी सल्यूट जब अंदर आता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, वो अपनी फिजिकल स्टेट को लूज कर सकता है। लेकिन सॉल्वेंट ये कहता है कि भाई साहब, मैं जिस फिजिकल स्टेट में हूं उस फिजिकल स्टेट को नहीं छोड़ूंगा। सॉल्यूशन जो तैयार होगा वो मेरी वजह से तैयार होगा। जो फिजिकल स्टेट मेरी है वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की भी होगी, जबकि यह चीज सल्यूट के साथ नहीं थी और यह चीज इंपॉर्टेंट थी मेरी। तो मैं आज तुम्हें दिखाता हूं ये जल्दी जल्दी कि ये जो गैसियस सॉल्यूशंस हैं या जो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं या जो सॉलिड सॉल्यूशंस हैं ये बन कैसे रहे होंगे। ये देखिए आप, अगर मैं गैसियस सॉल्यूशन की बात करूं, मैं एक बार चार्ट ऑन करूंगा सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम सोए तो नहीं हो। गैसियस सॉल्यूशन के लिए मैं तुमसे सबसे पहले एक बात बोलूंगा, एक चीज तो कंफर्म है। वो क्या है? गैसियस सॉल्यूशन अगर है तो एक चीज तो कंफर्म है। वो क्या चीज है जो कंफर्म है? जल्दी से मैं चार्ट खोल रहा हूं, देखते हैं तुम में से कौन से लोग सो रहे थे और कौन से लोग जाग रहे थे। जल्दी से बताओ। नहीं, एक आदमी कह रहा नहीं सोए नहीं। हाँ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं यार, हमारी मजाक करने की आदत है। एक चीज तो कॉमन है सर, अगर आपका सोल्यूशन गैसियस सोल्यूशन है तो वन थिंग इज फिक्स। एक चीज तो फिक्स है सर। शाबाश, बहुत बढ़िया, लोग जाग रहे हैं। एक चीज तो फिक्स है कि ये साहब हमारे ये फिक्स हो गए, ये साहब फिक्स हो गए। सॉल्वेंट तो गैस होगा ही होगा, इसमें तो दो राय है ही नहीं कि हमारा सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में होगा। क्लियर है? हां, अब अगर ऐसा है, मैं जल्दी से चार्ट बंद कर देता हूं, मेरे ख्याल से सब लोग जाग गए हैं। अब अगर ऐसा है तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर मैं इस सॉल्वेंट में, जिसको आपने फिक्स कर दिया कि भाई हमारा तो सॉल्वेंट गैस है ही, तो ऐसे में अगर मैंने गैस को गैस में डाला, आप समझ रहे मेरी बात को, अगर मैंने गैस को गैस में डाला तो इसका मतलब सल्यूट आपका गैस है। इसको भी ब्लैक पेन से ही ले लेते हैं। तो अगर आपने गैस को गैस में डाला तो ऐसे में सर सॉल्वेंट तो गैस होगा ही होगा। अब अगर आपने गैस को डिसॉल्व किया गैस में, सो दिस विल बी अ सॉल्यूट एंड दिस विल बी अ सॉल्वेंट। तो ये जो सॉल्यूशन तैयार होगा सर, ये गैसियस सॉल्यूशन होगा। रीजन क्या है? क्योंकि सॉल्वेंट गैस है, ये हमारा गैसियस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें पता ही है, एयर बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। मिक्सचर ऑफ टू गैसेस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ गैसियस सॉल्यूशन सर। दो गैसेस का मिक्सचर अगर आपने दिखाया है तो उनमें सर एक गैस ज्यादा होगी, एक गैस कम होगी। तो सर जिस गैस का अमाउंट ज्यादा है सर वो सॉल्वेंट बन जाएगी, और जिस गैस का अमाउंट कम है वो सॉल्यूट बन जाएगी। जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, दैट वाज एयर। एयर के अंदर अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया है, एयर एक ऐसी चीज है कि उस एयर में लगभग 80% नाइट्रोजन होती है और लगभग 20% ऑक्सीजन होती है। तो साफ समझ में आता है कि 80% नाइट्रोजन अगर है तो नाइट्रोजन हमारा सल्यूट बन गया और O2 हमारा सॉल्वेंट बन गया। हमने कल इस बारे में बात की थी सर, दिस इज योर सॉरी, नाइट्रोजन हमारा सॉल्वेंट बन गया और ऑक्सीजन हमारा सल्यूट बन गया। हमने कल इस बारे में बात की। दूसरा तरीका क्या है सर गैसियस सॉल्यूशन बनाने का? दूसरा तरीका यह है कि आप लिक्विड को गैस में डालें। बिल्कुल सही है। अगर आपने, क्योंकि डालना तो गैस में ही है सर, क्यों? क्योंकि गैस ही मेरा सॉल्वेंट है। हम गैसियस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट तो गैस ही होगा। अगर आपने गैस को गैस में डाला, अगर आपने लिक्विड को गैस में डाला तो भी गैसियस सॉल्यूशन, अगर आपने सॉलिड को गैस में डाला तो भी गैसियस सॉल्यूशन। तो आप इन एग्जांपल्स को जरूर ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं लिक्विड को गैस में डालता हूं, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म को आप नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर रहे हैं, यानी क्लोरोफॉर्म को अगर किसी गैस के साथ मिक्स किया जाए तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है।
क्लोरोफॉर्म जो है वो हमारा लिक्विड होता है। तो अगर मैं उस लिक्विड को किसी गैस के साथ मिक्स कर रहा हूं तो ऐसे में जो हमारा सोल्यूशन तैयार हो रहा है वो गैसियस सोल्यूशन होगा। इसी तरह से अगर आपने किसी सॉलिड को गैस में डाला, जिसका एक एग्जांपल है कैम्फर को नाइट्रोजन गैस के अंदर डाला, तो अगर आपने कैम्फर को नाइट्रोजन गैस के अंदर डाला तो वो साफ कभी ऐसा लिखा मिले ना कि कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ये कौन सा सोल्यूशन, तो देखो समझ में क्या आ रहा है सर, सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे पहचानेंगे? अरे गजब आदमी हो, सवाल कोई लॉजिक ही नहीं है पहचानने का, वो खुद बता रहा है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, सो दैट मींस कैम्फर इज डिसॉल्व्ड इन नाइट्रोजन गैस, सो दिस इज द मीडियम जो कि डिसोल्यूशन कर रहा है, और ये वो फेज है जो डिसॉल्व हो रहा है, यानी कैम्फर हमारा सॉल्यूट बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस हमारा सॉल्वेंट बन जाएगा। यानी बिल्कुल साफ है कि अगर आपने किसी भी गैसियस सॉल्वेंट के अंदर गैस को मिलाया, गैसियस सॉल्यूशन तैयार होगा, लिक्विड को मिलाया, गैसियस सॉल्यूशन तैयार होगा, सॉलिड को मिलाया, गैसियस सॉल्यूशन तैयार होगा। बहुत सिंपल से इनके एग्जांपल होंगे। इसी तरह से अगर सर लिक्विड, और लिक्विड सॉल्यूशन तो बहुत सीधा है सर, एक चीज तो कॉमन है सर, इसमें तो सोचना ही नहीं है कि अगर आप लिक्विड सॉल्यूशन की भी बात करते हैं तो एक चीज तो फिक्स हो गई सर, सॉल्वेंट मेरा लिक्विड होगा सर। सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी यह है कि आप गैस को लिक्विड में डालें, आप लिक्विड को लिक्विड में डालें या सॉलिड को लिक्विड में डालें। तो अगर आपने गैस को लिक्विड में डाला, यानी जैसे सर कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपने देखा होगा, CO2 गैस को हाई प्रेशर पर पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाता है सर, सर वो भी एक सॉल्यूशन है सर। यानी गैस को लिक्विड में डाला, जिस तरह से सर पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है सर, दिस इज अ सॉल्यूशन सर। मछलियां सांस लेती हैं, उसी ऑक्सीजन को इनहेल करती हैं। तो सर ऑक्सीजन जब वाटर के अंदर डिसॉल्व हो या कोई भी गैस जब किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, तो दैट विल बी a solution which is a liquid solution because the solvent is a liquid. Clear? लिक्विड को लिक्विड में मिलाने का तो बड़ा कॉमन एग्जांपल है, इथेनॉल को आपने पानी में डाल दिया है ना। और सॉलिड को लिक्विड में 36 तरह के एग्जांपल हैं सर। मैं चीनी को घोल सकता हूं, नमक को घोल सकता हूं, ग्लूकोज को घोल सकता हूं, फ्रक्टोज को घोल सकता हूं। जब मैं सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करता हूं, क्योंकि सॉलिड को घोला गया है इसलिए सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड मेरा सोल्यूशन है, सॉल्वेंट है। और क्योंकि लिक्विड सॉल्वेंट है इसलिए यह सोल्यूशन लिक्विड सोल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल बात कर रहे हैं, बहुत आसान सी बात कर रहे हैं। तीसरा जो हमारा सोल्यूशन है वो है सॉलिड सोल्यूशन। अब ये इंटरेस्टिंग है और इसको ध्यान रखना है। सॉलिड सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो एक चीज फिर कॉमन सर, सॉलिड सोल्यूशन में जो एक चीज कॉमन है वो है सॉल्वेंट हमारा। एंड क्योंकि आपका सोल्यूशन सॉलिड है तो हमारा सॉल्वेंट और कुछ हो ना हो सर, हमारा सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, बात खत्म। हमारा सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड। अब अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है तो सर पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है पॉसिबिलिटी यह है कि आप गैस को सॉलिड में डाल दें। बिल्कुल हो सकता है सर, आप गैस को सॉलिड में डाल दें। ये जो गैस को सॉलिड में डाला जाता है, जिसका कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोजन इज डिसॉल्व्ड इन पैलेडियम और निकल और प्लैटिनम। बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, तुमने सुना भी होगा कि जब आप इथीन को हाइड्रोजिनेट करते हैं, दिस इज C डबल बॉन्ड C। जब आप इथीन का हाइड्रोजिनेशन करते हैं, याद है तुम्हें, तुमने ये रिएक्शन कभी एनसीईआरटी में 11th में पढ़ी थी, H2PD। हाँ सर हमने पढ़ा है सर। सर ये एक रिएजेंट है जो कि हाइड्रोजिनेशन का काम करता है, और इस हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में सर हाइड्रोजन जुड़ जाता है। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये भी मेरा एक सॉलिड सॉल्यूशन है। आप और ध्यान रखिएगा, सॉलिड सॉल्यूशन में पैलेडियम इज सॉल्वेंट एंड हाइड्रोजन गैस इज सोल्यूट। यानी दिस इज सॉलिड जो कि सॉल्वेंट है, पैलेडियम के अंदर हाइड्रोजन गैस को डिसॉल्व किया गया है। इसी तरह से सर अगर आप लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को सॉलिड के अंदर डिसॉल्व किया गया है। बड़ा यूनिक एग्जांपल है सर, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। लिक्विड को सॉलिड के अंदर डिसॉल्व करने का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है सर अमलगम। सर ये जो अमलगम होता है जिसको मेटल अमलगम कहा जाता है, सर ये जो मेटल अमलगम है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो मेटल अमलगम हमारे मेटल अमलगम सर ये जो मेटल अमलगम है हमारे, आगे तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बातें पढ़ाई भी जाएंगी, लेकिन अगर आप मेटल अमलगम की बात करें तो इस मेटल अमलगम में जैसे कि आपने मरकरी को जो कि लिक्विड है इसको डाला है सोडियम सॉलिड के अंदर। सर दिस इज सोडियम अमलगम, ये हमारा सोडियम अमलगम, मेटल अमलगम, दिस इज सोडियम अमलगम। इसको लिखा शॉर्ट में जाता है NaHg अमलगम, दिस इज NaHg अमलगम। इसी तरह से अगर मैं मरकरी लिक्विड को
जिंक सॉलिड में डाल दूं, जिंक सॉलिड। नाउ व्हाट इज सोल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? सर दिस इज योर सॉल्वेंट एंड दिस इज योर सोल्यूट। This is solid and then since the solvent is solid, so this must be a solid solution सर। ये एक solid solution होगा। इसी तरह से अगर मैं यहां पर देखूं सर, ये आपका जिंक सॉलिड है, ये सॉल्वेंट है और मर्करी लिक्विड को डाला जा रहा है, ये आपका सोल्यूट है। और ऐसे में जो अमलगम तैयार होगा वो जिंक अमलगम होगा, दैट इज ZnHg। इसे जिंक अमलगम कहते हैं। दिस इज जिंक अमलगम। तो सब लोग इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। जनरली बच्चों को ये सॉलिड सॉल्यूशन वाला खेल समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका दिल नहीं मानता कि यार लिक्विड को सॉलिड में कैसे घोल दिया आपने। तो तुम समझो बात को, बहुत जगह पे तुम्हें अपने दिल को मारना पड़ेगा। आप समझ बात को, तुम्हें आइडिया होगा इस बात का कि ऐसा है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सर मेरा सॉल्वेंट सॉलिड है और उसके अंदर गैस को एब्जॉर्ब कराया गया है। तो जब वो सॉलिड उस गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ऐसे में जो सोल्यूशन तैयार होता है सर, वो एक सॉलिड सोल्यूशन होता है जिसमें गैस सॉल्वेंट सोल्यूट होती है, लेकिन वो सॉलिड है सर, वो मेरा सॉल्वेंट होता है। इसी तरह से अगर लिक्विड को सॉलिड में एब्जॉर्ब कराया गया है तो जो लिक्विड है वो सोल्यूट है, जैसा कि अमलगम के अंदर देखने को मिलता है, और जो सॉलिड पार्ट है वो मेरा सॉल्वेंट माना जाता है। इसी तरह से सर ये वाला तो आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया जिसमें लिक्विड को सॉलिड के अंदर डाला गया है। उसी तरह से क्या तुम्हें याद है हमने इस तरह के एग्जाम्पल्स किए थे, सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व किया गया है। सर बहुत सारे एग्जाम्पल आपने लिए थे, 3 एग्जाम्पल्स आपने लिए थे सर, और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो कल भी मैंने बताया और आज भी तुम्हें बताया, एंड दैट इज एलॉयज। सर जितने आपके एलॉयज हैं सर, उन एलॉयज में यही कहानी देखने को मिलती है कि आपने कॉपर के अंदर जिंक को डाल दिया, आपने कॉपर के अंदर टिन को डाल दिया, कॉपर के अंदर निकल को और जिंक को डाल दिया। सर ये सारे मेरे एलॉयज हैं सर। आपने कल भी इस बारे में बात की थी, मैं आज फिर इस बारे में जल्दी से आपको यह बात बता सकता हूं कि अगर मैं एलॉयज की बात करूं तो दे आर एक्चुअली सॉलिड सॉल्यूशंस। सर ये हमारे सॉलिड सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं, और अगर ये सॉलिड सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने कॉपर के अंदर जिंक को डाल दिया, आपने कॉपर के अंदर जिंक को डाल दिया, आपने कॉपर के अंदर टिन को डाल दिया, कॉपर के अंदर आपने टिन को डाल दिया, ये आपने ब्रॉन्ज तैयार कर लिया, ये आपने कल ब्रास तैयार किया था, और इसी तरह से आपने कॉपर के अंदर जिंक को और निकल को डाल दिया, यह आपने याद है जर्मन सिल्वर तैयार कर लिया। ये सब के सब आपके क्या हैं सर? दे ऑल आर एलॉयज। और जो कॉमन पार्ट है वो क्या है सर? कॉमन पार्ट ये है कि हम भी सॉलिड हैं, तुम भी सॉलिड हो, हम भी सॉलिड हैं, तुम भी सॉलिड हो, हम भी सॉलिड हैं, तुम भी सॉलिड हो। यानी जो कॉमन पार्ट है वो क्या है सर? कॉमन पार्ट ये है कि ये हमारे तीनों सर, ये हमारे तीनों सॉलिड है सर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा सॉल्वेंट है जो कि सॉलिड है सर। दिस इज सॉल्वेंट। और क्योंकि ये भी सारे सॉलिड हैं तो जो सोल्यूट है वो भी सॉलिड है। सो दिस इज अ सोल्यूशन बिटवीन सॉलिड एंड द सोल्यूशन इज सॉलिड सोल्यूशन। इसे सॉलिड सोल्यूशन का नाम दे दिया जाएगा। और मैं तो ये तक चाहता था, और इसलिए मैंने लिखा था कि जिंक की परसेंटेज कॉपर ब्रॉन्ज के अंदर, ब्रास के अंदर, या टिन की परसेंटेज ब्रॉन्ज के अंदर, या निकल और जिंक की परसेंटेज जर्मन सिल्वर के अंदर क्या क्या होती है वो भी मैंने लिख के बता दिया, ताकि तुम उसको ध्यान रखो, कभी कहीं और किसी एग्जाम में ये चीज देखने को मिले तो आप टिक कर सकते हैं। यानी बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में ये डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो सॉल्यूशंस हैं इनके अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो ये 2 तरह से बांटे जा सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को लेकर डिस्कशन की जा सकती है कि अगर कंपोनेंट 2 है तो बाइनरी, कंपोनेंट 3 है तो टर्नरी, कंपोनेंट 4 है तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशंस होंगे। अगर आप फिजिकल स्टेट्स को लेकर बात करें तो सॉल्यूशन गैसियस भी हो सकते हैं, सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकते हैं, और सॉल्यूशन सॉलिड्स भी हो सकते हैं। जिसमें बच्चों को हजम करना जो मुश्किल लगता है वो सॉलिड सॉल्यूशन है। तो मेरा सजेशन है कि सॉलिड सॉल्यूशन को एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है ना। समझो बात को, जल्दी से बता दो क्या यहां तक की बात सबके समझ में आ गई है? क्योंकि अब जो है वो होने जा रहा है शुरू कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बातें। क्या यहां तक सबको क्लियर है? शाबाश, बहुत बढ़िया,
बहुत सारे बच्चे यस लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है भाई, बहुत बड़ा। और वैसे भी सर ये कोई समझने की चीजें क्या हैं सर, ये तो एनसीईआरटी, और मैंने एनसीईआरटी ही उठा के यहां दिखा दी है तुम्हें। आप समझ बात को, इसलिए आपको एनसीईआरटी भी साथ साथ कवर करते हुए चल रहे हैं कि सर एनसीईआरटी भी हमारी पैरेलली कवर होती रहेगी। समझो बात को, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, आप तैयार हो कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं शुरू करूंगा सबसे मुश्किल कंसंट्रेशन टर्म से, जिसको मोलारिटी कहा जाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म से, जिसको मोलारिटी कहा जाता है। तो मैं शुरुआत सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म से स्टार्ट करने जा रहा हूं। सब लोग कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है। वैसे कई जगह पर परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म से चीजों को स्टार्ट किया जाता है, तो बच्चों को ऐसा लगता है जैसे परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स समझना आसान। देखो, आसान है या मुश्किल है, आज करो चाहे बाद में करो, बात तो एक ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को सबसे पहले अगर इस चीज का आइडिया लग जाए जिससे वो सबसे ज्यादा घबराता है, मोलारिटी, मोलालिटी, इनका इंटर कन्वर्जन, डेंसिटी वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आगे के कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत इजी हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल तैयार बैठे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, चार्ट ऑफ कर देते हैं और सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स में हम जो कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करेंगे, मैं उसके बारे में तुमको बताता हूं। सबसे पहले तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं क्या? देखो, एज सच मेरा मानना यह है कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। यानी अगर आप इसके बारे में बात करें तो सबसे पहली बात तो आप लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स दे डिफाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अच्छा, अब बच्चों को क्या डाउट आता है, सर कंसंट्रेशन टर्म्स कंसंट्रेशन को तो डिफाइन करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक्चुअली डिफाइन करने का तरीका क्या है? तो यह तरीका भी बहुत सिंपल है। यह जो तरीका है वो यह है कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ये आपको उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनके कंपोजिशन के बारे में बताते हैं। यानी एक्चुअली क्या करते हैं, दे टेल अस द composition of solute and solvent in the solution। यानी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनका कॉम्पोजिशन क्या है, और ये अलग अलग तरीके से ये बात बता सकते हैं। जैसे 10% वेट बाई वेट NaCl सोल्यूशन, 20% वेट बाई वॉल्यूम यूरिया सोल्यूशन। यानी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको चाहे जिस फॉर्म में डिफाइन करके दिए जाए, वो आपको इनडायरेक्टली बताना क्या चाह रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो उस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उनका कॉम्पोजिशन क्या है। हम इस बारे में बात करेंगे। और तीसरी बात जो मुझे समझ में आती है वो ये आती है कि कंसंट्रेशन टर्म्स को छेड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप कंसंट्रेशन टर्म बदल नहीं सकते। हां, यह जरूर है सर, कल आपने एक बहुत खूबसूरत बात बोली थी, वो ये थी कि एक ही टंकी से जब आप अलग अलग सॉल्यूशंस निकालें, यानी एक ही टंकी से आपने थोड़ा सॉल्यूशन निकाला, एक ही टंकी से आपने ग्लास निकाल लिया, एक ही टंकी से आपने एक बोतल निकाल ली, एक ही टंकी से आपने एक लोटा निकाल लिया, एक ही टंकी से आपने एक बाल्टी निकाल ली, यानी किसी एक कॉमन टैंक से आप चाहे जितना भी सॉल्यूशन ले लें, कम या ज्यादा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमेशा सेम रहते हैं। यानी irrespective of the amount of the solution, if that solution is coming from a common tank, the concentration remains constant। यानी मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने रूह अफ़ज़ा एक ढक्कन चखा है, या आपने रूह अफ़ज़ा का एक ग्लास पिया है, या आप रूह अफ़ज़ा का एक बोतल पी गए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे यह पता है कि चाहे आप एक ढक्कन चखें, चाहे ग्लास पिए, चाहे बोतल पिए, ऐसे में लेकिन मिठास आपको उस रूह अफ़ज़ा सॉल्यूशन की एक जैसी लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि सर एक ढक्कन पीने से कम मीठा लग रहा है और एक ग्लास पीने से ज्यादा मीठा लग रहा है। तुम जानते हो ऐसा नहीं होता। मिठास चेक करने के लिए एक ढक्कन ही काफी। घर में भी जब आप खाना वाना आपके मम्मी बनाते होंगे, घर में खाना बनता होगा, तो ऐसे में कभी कभी वो ये चेक करने के लिए कि खाने की ग्रेवी में नमक बराबर है कि नहीं, तो वो उस सॉल्यूशन में से, वो जो पानी का सॉल्यूशन होता है उसमें से एक चम्मच पानी निकाल के चख लेती हैं। चखने के बाद बताती नमक ठीक लग रहा है। अब सोचो अगर उनको ये डाउट हो कि यार यहां नमक कम है, वहां नमक ज्यादा है, उनको सोचो साइंस नहीं आती, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि सिर्फ इतना सा चखने से मुझे पता चल जाएगा कि पूरे सॉल्यूशन में नमक बराबर है कि नहीं। ऐसा थोड़ी ना है कि सर अरे यार मैंने तो एक ही चम्मच चखा है, इस एक चम्मच में तो नमक ठीक है,
इसमें लेकिन नमक भी तो कम होगा ना, एक चम्मच में कितना नमक होता है, लेकिन ये जो अंदर की ग्रेवी बची है इसमें तो बहुत सारा नमक होगा। अरे यार ये नमक लग रहा है ज्यादा हो गया। अरे भाई उसमें नमक ज्यादा है तो उसमें पानी भी तो ज्यादा है। आप समझ रहे बात को? नमकीन का जो मात्रा है, क्या बोले उसकी, नमकीन की जो इंटेंसिटी है वो बराबर है। उस नमकीन की इंटेंसिटी को या उस मिठास को ही क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? ये मैं तुम्हें अपनी भाषा में बता रहा हूं, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा ये सब बातें, ये सिर्फ तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद बच्चे को ये बात जल्दी समझ में आ जाए कि जो मिठास होती है किसी भी सोल्यूशन की, उस मिठास को ही कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं। मिठास बराबर होगी चाहे आप एक ढक्कन चखें चाहे एक ग्लास पी लें, सर मिठास में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तीसरी बात जो मैं बोलने जा रहा हूं वो क्या है? तीसरी बात यह है सर उस मिठास को बदलने का तरीका क्या है? सर एक तरीका यह कि आप एक बोतल ले लीजिए, सर एक बोतल पी के देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मास्टर। क्यों? क्योंकि चाहे बोतल पी लो चाहे ढक्कन पी लो, मिठास बराबर होती है। अरे तो फिर मिठास को कैसे चेंज किया जा सकता है? किया जा सकता है, आप सल्यूट या सॉल्वेंट के अमाउंट को चेंज करके उस मिठास को बदल सकते हैं। दुनिया जानती है सर, रूह अफ़ज़ा जब कम मीठा लगता है तो उसमें रूह अफ़ज़ा और डाला जाता है, और जब रूह अफ़ज़ा और डाल दिया जाता है तो मिठास बढ़ जाती है। जब रूह अफ़ज़ा ज्यादा मीठा लगता है तो उसके अंदर पानी डाला जाता है ताकि उसको डाइल्यूट कर सके और उसकी मिठास को मेंटेन कर सके। यानी कहने का मतलब यह हुआ, ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं ये एक्चुअली सल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्पोजिशंस को तो डिफाइन कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये कांस्टेंट रहेंगे फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन irrespective of the amount of the solution, they are constant. But if you need to change these terms for a particular solution, you should add solute or solvent. यानी on changing the amount of on changing the amount of solute or solvent, the concentration term change। जल्दी से बताओ क्या ये तीनों बातें समझ में आ गई? कल एक बच्चे का कमेंट था, मैंने देखा कहीं लिखा था उसने कि फैजल सर नोट्स नहीं बनाने देते। अब यही नोट्स हैं दोस्त, यही नोट्स। बाकी अगर किसी के पास इजी नोट्स है तो उसको नोट्स बहुत ज्यादा इलाबरेट फॉर्म में बनाने की जरूरत नहीं होगी, कुछ कुछ बातें वो लिख सकता है, बाकी वो सब कुछ इजी नोट्स में भी मिल सकते हैं। ये इजी नोट्स मेरे ही लिखे गए, मेरे खुद के अपने नोट्स हैं जो मैं क्लास में कराता हूं, उन्हीं को मैंने एक बुक के फॉर्म में एक नोट्स के फॉर्म में छाप रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास वो इजी नोट्स होंगे, तो इजी नोट्स फिजिकल केमिस्ट्री के आपको कहीं पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं लिए हैं वो ये ले सकते हैं, क्योंकि ये वही नोट्स हैं जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। आप इसको पीडब्ल्यू स्टोर से ले सकते हैं, अमेजॉन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन अब जो बच्चे नोट्स बनाना चाह रहे हैं वो नोट्स भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर दुनिया भर के सवाल पीवाईक्यूज वीआईक्यूज भी डाल रखे हैं, तो प्रैक्टिस भी की जा सकती है। लेकिन आप कंसंट्रेट करिए, जितना कुछ लोग लिख सकते हैं उतना लिखने की कोशिश करिए, बाकी कंसंट्रेट करिए, कॉन्सेप्चुअली अपने आप को मजबूत करिए। तो जल्दी से बता दो, क्या ये तीन बातें सबको क्लियर हो गई? क्या ये तीन बातें एकदम साफ हैं एकदम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में? कंसंट्रेशन टर्म्स मेनली क्या डिफाइन कर रहे हैं? दे आर डिफाइनिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। वो उस मिक्सचर के कॉम्पोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। सल्यूट का क्या मामला है, सॉल्वेंट का कितना मामला है, सल्यूट की परसेंटेज क्या है, सॉल्वेंट की परसेंटेज क्या है, यानी एक्चुअली वो सल्यूट सॉल्वेंट के कॉम्पोजिशन के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, ये शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों की बात समझ में आ गया। और अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं मेरा सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म, जो जनरली बाद में डिस्कस किया जाता है, बट मेरी आदत है मैं हमेशा इस कंसंट्रेशन टर्म को सबसे पहले डिस्कस करता हूं, एंड दैट इज मोलैरिटी। तो बिल्कुल ये ना सोचे कि और दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स क्या कब कराए जाएंगे। सर हमने तो पहले परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म पढ़े थे, वेट बाई वेट, ऐसे आपने तो वो कराया ही नहीं। मैं कराऊंगा, लेकिन वो पहले मोलैरिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन कराने के बाद परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म कराऊंगा। क्लियर है? चलिए सर, बहुत बढ़िया। काम की बात शुरू करें भाई। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आने जा रहे हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कंसंट्रेशन टर्म, जिसको मैं मोलारिटी के नाम से जानता हूं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मोलारिटी के बारे में अगर बात करें, अब देखो नाम कहां से आया, क्या आया, मैं इस डिटेल में तो नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें इतना बताना चाह रहा हूं कि किसी भी सॉल्यूशन की मिठास को रिप्रेजेंट करता है ये कंसंट्रेशन टर्म।
देखो मिठास का मतलब समझ रहे हो ना यार, कि मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में सोल्यूशन हमेशा रूह अफ़ज़ा का ही आता है, पता नहीं क्यों। तो वो उस सोल्यूशन की मिठास को रिप्रेजेंट करता। मिठास ज्यादा भी हो सकती है, मिठास कम भी हो सकती है, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि अगर ये मिठास को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? मुझे ये भी बताइए कि आप अगर इसको कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं, तो फिर आप ये कैसे बताएंगे कि ये कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन कैसे होगा? तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो मोलारिटी है, इसको कैपिटल एम से डिफाइन किया जाता है। ये जो इसका आप जैसे भी बोले, इसका जो एसआई यूनिट है या जो इसकी यूनिट है, वो कैपिटल एम मोलर करके लिखी जाती है ना। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो इसको डिफाइन करने का बिल्कुल पहला तरीका है हमारे सामने, और वो पहला तरीका है, जिस तरह से इसकी डेफिनेशन, पहले मैं बिल्कुल किताबी बात लिख रहा हूं, उसके बाद मुद्दे पर आऊंगा एकदम से। वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved in its 1 liter or 1000 ml solution। ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत खूबसूरत डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि कहां है, 1 लीटर सोल्यूशन में। यानी 1 लीटर सोल्यूशन में, या आप इसको 1000 ml भी बोल सकते हैं, 1 लीटर एंड 1000 ml दे बोथ आर सेम। तो 1 लीटर या 1000 ml सोल्यूशन लेके आइए, उसमें जितना भी सोल्यूट के मोल घुले, वही उस सोल्यूशन की मोलारिटी। जैसे सर रूह अफ़ज़ा के टर्म्स में अगर बात करें, तो 1 लीटर रूह अफ़ज़ा का सोल्यूशन लेके आइए, उसमें रूह अफ़ज़ा मतलब चीनी ले लेते हैं, तो चीनी के जितने मोल घुले हैं उस 1 लीटर में, वही उस पूरे सोल्यूशन की मोलारिटी है। तो मैंने कहा ठीक है, ये डेफिनेशन अच्छी है। तो सर लेकिन अब डेफिनेशन का क्या लेना देना सर, कौन हमसे डेफिनेशन पूछ रहा है? सर सीधे एक ऐसा फॉर्मूला बताइए जिससे मोलारिटी निकाली जाती है। तो हम सीधे सीधे फॉर्मूले पर आते हैं, और वो सीधा हमारा फॉर्मूला क्या है कि अगर आप एग्जैक्टली मोलारिटी कभी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप सर एक फॉर्मूला लिख लेंगे। चलिए सर आप भी फॉर्मूला लिखवा दीजिए, और हम में से बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला पता भी है। बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि आप जब भी कभी मोलारिटी को डिफाइन करेंगे, तो मोलारिटी को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? मोलारिटी को डिफाइन करने के लिए न्यूमरेटर साइड में आपको क्या लिखना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यानी जब कभी भी आपको मोलारिटी डिफाइन करनी हो, तो आपकी आंखें हमेशा क्या चीजें ढूंढेंगी? सर मेरी आंखें 2 चीजें ढूंढेंगी। पहला, मुझे उस बर्तन में सोल्यूट के कितने मोल हैं ये बता दीजिए, ये मेरी एक आंख ढूंढेगी। क्लियर है? यानी इस चीज को मेरी एक आंख ढूंढेगी, ये मेरी एक आंख है जो इस चीज को ढूंढेगी। बहुत बढ़िया सर। और मेरी दूसरी आंख किस चीज को ढूंढेगी? मेरी दूसरी आंख ढूंढेगी कि उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में कितना है। यानी आपको जो देना दे दीजिए, मुझे उससे मतलब ही नहीं है सर। अगर मुझे मोलारिटी निकालनी है तो मेरी एक आंख तो ये ढूंढेगी कि सोल्यूट के मोल्स कितने हैं, और मेरी दूसरी आंख ये ढूंढेगी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। और अगर दोनों आंखें को मुझे दोनों आंखों को ये दिख गया कि सोल्यूट के मोल कितने हैं, तो सर दोनों आंखों को दिखने से मेरी आंखों को करार आ जाएगा सर। समझिए बात को। यानी अगर आप कभी भी मोलारिटी निकालना चाहते हैं, तो मोलारिटी निकालने के लिए सर मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए और सर मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। अगर मुझे ये दोनों बातें पता चल गई तो मेरी दोनों आंखों को करार आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा सर, एकदम मस्त माहौल बनेगा सर। समझिए, क्लियर है? समझ में आ गया? यानी कि सर आप ये बताइए, कल से आपने कम से कम 20 बार एक बात बोली कि मुझे क्या लेना देना सल्यूट कौन सा है, मुझे क्या लेना देना सॉल्वेंट कौन सा है, मैं क्यों पहचानूं कि सल्यूट कौन सा है, मैं क्यों पहचानूं कि सॉल्वेंट कौन सा है। अरे मास्टर, अगर यही नहीं पहचानोगे कि सल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, तो तुम्हारी एक आंख को करार कैसे आएगा? तुम्हारी एक आंख क्या ढूंढ रही है? तुम्हारी एक आंख ढूंढ रही है कि सल्यूट के मोल्स कितने हैं। अब कहां से निकालोगे जब तुम्हें पता ही नहीं सल्यूट कौन सा है? अरे सर समझिए बात को, मुझे क्या जरूरत है यह पता करने की सल्यूट कौन सा है? वो तो सवाल में बताएगा ना कि इस
आदमी के इतने ग्राम यहां घोले गए। बस मैं समझ गया कि जिसको घोला गया वो सल्यूट है और जहां घोला गया वो सॉल्वेंट है। मुझे नहीं पहचानना पड़ता सर, मुझे वो भी, और मैं कल से 20 बार ये बात जो बोल चुका हूं वो लॉजिकल कर रहा हूं, और ये बहुत एक्सपीरियंस से तुम्हें ये बात शेयर कर रहा हूं। ये जनरली लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या डिस्कशन है जो 2 घंटे करना पड़ता है। सल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा, सल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा, नहीं फर्क पड़ता सर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सवालों में हां ये जरूर है सर कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे जरूर बताइए कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन का फेज डिसाइड करता है, सॉल्वेंट का अमाउंट जनरली ज्यादा होता है सर, लेकिन ये बहुत यूनिवर्सल रूल्स जैसा कुछ नहीं है कि सर आप कुछ रूल्स बता दीजिए ऐसी की तैसी। तो इसलिए मैं तुमको बताना चाह रहा हूं कि हम बहुत क्लियर हैं, हम बहुत साफ सुथरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हम ये सब बकवास नहीं करते कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही जरूरी है और यही रूल है ना सर। आपने कुछ सेट रूल्स बताए हैं, उस रूल्स के तहत मैं सॉल्यूट सॉल्वेंट्स को पहचानना जानता हूं, लेकिन आपने साथ में ये भी बताया ये कोई काम की बात नहीं है कि जबरदस्ती एक ऐसी चीज पर दिमाग लगा रहे हो जिसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। हां, सॉल्यूट सॉल्वेंट का सिग्निफिकेंस तब जरूर आना चाहिए जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट में बहुत बड़ा अंतर हो। आप समझ रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में फिर यह समझ में आता है कि एक आदमी को सॉल्यूट लेना चाहिए बहुत कम है और एक आदमी को सॉल्वेंट लेना चाहिए जो बहुत ज्यादा, लॉजिकल। लेकिन अगर दोनों लोग लगभग बराबर हैं, 40 ml हम हैं, 50 ml तुम हो, और तुम लगे पड़े हो कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, अरे ठीक है सर आपने बताया है 50 ml वाला सॉल्वेंट होगा, लेकिन सर ये लॉजिकल नहीं है। समझ लो मेरी बात को, तो इस बात को, मेरी बात को ध्यान में रखना हमेशा, ठीक। बहरहाल, तो यहां पर भी मेरी आंखें, पहली आंख क्या ढूंढ रही थी सर, मेरी एक आंख ढूंढ रही थी कि सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, और दूसरी आंख ढूंढ रही थी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। जैसे ये दोनों आंखों को ये बातें पता चली, मेरी दोनों आंखों को करार आ गया सर, मजा आ गया सर। समझ रहे बात को, ये लेकिन फॉर्मूला है जिसको यूज करके आप मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे। तीसरी बात करते हैं, ये पहली बात थी, ये दूसरी बात है, तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते कैसे। यानी ये जो फॉर्मूला बना ये किसका बना, तो ये फॉर्मूला बना आपका मोलैरिटी का। दिस इज मोलैरिटी। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब आती है तीसरी बात, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है, तुम ये बताओ, तुम्हें याद होगा जब तुम मोल कॉन्सेप्ट, लेकिन तुम्हारा तो 11th वेस्टेड है तो तुमसे क्या बोलूं, लेकिन तुमने फिर भी भले 11th वेस्टेड हो, लेकिन ये तो पढ़ा था ना कि मोल निकालने की नहीं। कल भी एक बच्चे ने मुझसे ये गंदा सवाल पूछा था कि सर पानी का वेट 18 ग्राम दे रखा है, आपने 1 मोल कैसे निकाल लिया। तो बहरहाल कुछ बच्चे हो सकता है ऐसा हो जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरी हिदायत है कि वो लोग मोल निकालना सीख लें, है ना। तो तुम्हें पता है मोल निकालने के लिए अगर किसी सब्सटेंस का वेट गिवन हो तो मैं मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल लेता हूं। अगर उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो मैं अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके भी उस सब्सटेंस के मोल्स निकाल सकता हूं। और अगर कहीं वो कोई आइडियल गैस हो तो उस आइडियल गैस का एसटीपी पर या एनटीपी पर वॉल्यूम प्रोवाइड कर दिया जाए तो भी मैं उसके मोल्स निकाल लेता हूं। यानी मुझे मोल्स निकालने के कुल मिला के 2-3 तरीके पता है। मैं तुम्हारे सामने एक और बात लेके आता हूं कि आपको अगर किसी सोल्यूशन के अंदर सल्यूट के मोल्स निकाल ले तो तरीके तो वो सारे हैं ही कि सर अगर सल्यूट का वेट दे दोगे तो मोल आ जाएंगे, और सल्यूट का ये दे दोगे तो मोल आ जाएंगे, ये दे दोगे तो मोल आ जाएंगे। एक और तरीका आज तुम्हारे सामने आ रहा है कि सर अगर आप मुझे उस सल्यूशन की मोलारिटी बता दें और उस सल्यूशन का वॉल्यूम बता दें, मैं ये बता सकता हूं कि उसके अंदर जो सल्यूट घुला हुआ है उसके मोल कितने। और ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझिए बात को। यानी आप समझिए, आपने मोलारिटी का ये फॉर्मूला तो लिख दिया, लेकिन इस फॉर्मूले से एक और चीज समझ में आई कि अगर कहीं मोलारिटी दे दी जाए और वॉल्यूम दे दिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सल्यूट के मोल्स भी निकाल सकते हैं। यानी तीसरी बात मैं यही लिखना चाहता हूं, क्योंकि ये तीनों बातें बहुत इंटरलिंक और बहुत मजेदार हैं, और वो ये है कि अगर मैं तीसरी बात की बात करूं तो तीसरी बात ये कहती है कि अगर आपको मोल्स ऑफ सल्यूट चाहिए, मोल्स ऑफ सल्यूट अगर आप चाहते हैं तो वो देख रहे हो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ सल्यूट। यानी दिस इज इक्वल टू मोलारिटी, अगर उस सॉल्यूशन की मोलारिटी दे दी जाए, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यानी ये तीसरी बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं सॉल्यूशन के, तो मुझे उस सॉल्यूशन में जो भी सल्यूट घुला है उसके मोल्स पता चल जाते हैं। क्लियर है ये वाली बात, सबको समझ में आ गई। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने सिर्फ मोलारिटी की अंग्रेजी लिखी,
जिसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरी बात, मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला याद कर लिया, सल्यूट के मोल्स को ढूंढो और वॉल्यूम को ढूंढो, दे मारो, खत्म करो बात को। बस ये ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम लिया जाएगा, ये वॉल्यूम किस यूनिट में लिया जाएगा, सर ये वॉल्यूम लीटर में लेना है, इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे। यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में ले लिया जाएगा और ऊपर मोल्स रख दिए जाएंगे सल्यूट के, आपको क्या मिल जाएगी, मोलारिटी। तीसरी बात, इसी फॉर्मूले से मुझे क्या समझ में आया कि अगर मैं वॉल्यूम को मोलारिटी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पता चल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी इस बात को तुम समझ रहे होगे तो तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट के टाइम पर जब सवाल कराए गए थे जो तुम नहीं समझ पाए, वो भी तुम्हें समझ में आने लगेंगे कि हां ये सवाल था कि एक सोल्यूशन NaCl का है और एक सोल्यूशन BaSO4 का है, और इन या पता नहीं एक सोल्यूशन BaCl2 का है और एक सोल्यूशन Na2SO4 का है, और दोनों को आपस में रिएक्ट कराया जा रहा है। अरे भाई रिएक्ट कौन करता है, BaCl2 और Na2SO4 ही तो आपस में रिएक्ट करेंगे। तो कितना BaCl2 है और कितना Na2SO4 है ये कैसे पता चलेगा सोल्यूशन के अंदर? अरे सर ये पता चल गया ना, कितना सल्यूट है अगर आपको ये निकालना है तो एक Na2SO4 सोल्यूशन की मोलारिटी दे रखी है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, Na2SO4 के मोल आ जाएंगे। इसी तरह से सर BaCl2 सोल्यूशन की मोलारिटी दे रखा है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, सर उससे BaCl2 के मोल्स आ जाएंगे, और जब दोनों लोगों के मोल्स आ जाएंगे दोनों को रिएक्ट कराइए, लिमिटिंग रिएजेंट निकालिए और BaSO4 का अमाउंट बताइए, खत्म खेल सर। यानी कहने का मतलब यह हुआ, जो सवाल आप मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मोल्स को लेके करते थे, वही सवाल, सेम सवाल जब सोल्यूशन फेज में रिएक्शंस होती हैं, तो सोल्यूशन फेज में होने वाली रिएक्शंस में जो सल्यूट आपस में रिएक्ट करते हैं उनके मोल्स निकालने के लिए आपको मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बस इतना करना पड़ता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बाकी आपने सवाल कैसे किए थे, 36 ग्राम NaCl, 36 ग्राम Na2SO4, 50 ग्राम BaCl2 से रिएक्ट कर रहा है, बताओ बेरियम सल्फेट कितना बनेगा, सर ये हमने किया है। लेकिन अगर यही सवाल सोल्यूशन फेज में हो कि Na2SO4 का सोल्यूशन है जो कि BaCl2 सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसे में सोल्यूशन के अंदर सल्यूट के मोल्स निकालने के लिए सोल्यूशन की मोलारिटी को सोल्यूशन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जिससे जो भी सल्यूट आपने घोला उसके मोल्स पता चल जाते हैं, और जैसे मोल्स पता चलते हैं खटाखट लिमिटिंग रिएजेंट निकालकर अपना आंसर निकाल लेते, खत्म। क्लियर है मेरी बात? ये आगे भी हम बात करेंगे। तो बहरहाल जो 3 पॉइंट्स मेरे सामने आए हैं, सबसे पहले वो हैं कि मोलारिटी की डेफिनेशन, दूसरा उसका फॉर्मूला यानी मोलारिटी निकाली कैसे जाएगी, और तीसरा अगर मोलारिटी और वॉल्यूम सोल्यूशन का दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप मोल्स ऑफ सल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 3 बातें आ गई। क्लियर है यार? कुछ गर्मी लग रही है। क्लियर है? समझ में आई बात? चलिए सर, अब आते हैं चौथी बात पर। चौथी बात मोलारिटी के बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं? मोलारिटी के बारे में चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी मोलारिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट लगती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। हाँ सर आपकी बात सही है सर, मोलारिटी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि मोलारिटी में वॉल्यूम का टर्म आता है और वॉल्यूम इज डायरेक्टली लिंक्ड विद टेम्परेचर। समझ लो बात को? तो मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज इट हैज वॉल्यूम टर्म इन डिनोमिनेटर। मानते हो? डिनोमिनेटर में वॉल्यूम का टर्म है तो बात समझ में आती है, और बिल्कुल सही है सर, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी को गिरना पड़ेगा सर, और ये बात तो सही है सर। मिठास कम हो जाती है जब पानी बढ़ा दिया जाता है, पानी घट गया तो मिठास बढ़ जाएगी, यानी वॉल्यूम बढ़ने से मोलारिटी गिरती है। और मेरे ख्याल से अगर मैं एक जनरल बात करूं तो जनरल बात करूं तो टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, और अगर टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा तो मोलारिटी गिरनी चाहिए। दिस इज जनरल डिस्कशन, ये बिल्कुल यूनिवर्सल नहीं है। मैं बहुत बढ़िया खूबसूरत सवाल तुम्हें कराऊंगा, बट ये कि जनरल बात समझ में आती है कि इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर समझ लो बात को, डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो आपका नंबर ऑफ जो भी हमारा टर्म है वो टर्म हमारा मोलारिटी का वो डिक्रीज करेगा। बट एक सोच है, ये एक सोच है जो कि हमारे समझ में आती है। क्लियर है? चलिए सर, चौथी बात हो चुकी, अब आती है पांचवी बात। पांचवी बात बहुत ही खूबसूरत है। पांचवी बात क्या है? पांचवी बात यह है कि अगर मान लीजिए सर
आपको किसी सोल्यूशन की मोलारिटी दी जा रही है। यार ये क्यों नहीं चला रहे भाई? अगर आपको किसी सोल्यूशन की मोलारिटी दे रखी है, जैसे अब मैं आता हूं अपने मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि मान लीजिए ये आपका सोल्यूशन, ठीक है, और इस सोल्यूशन को डिफाइन कर दिया गया है कि ये जो सोल्यूशन है आपका, उसके बारे में उसने पहले से ही इंफॉर्मेशन दे रखी है, सर ये आपका सोल्यूशन है। और मैंने मान लीजिए इसको ऐसे डिफाइन कर दिया कि ये जो सोल्यूशन है मेरा, इस सोल्यूशन को मैंने डिफाइन किया, दिस इज 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन। ये मेरा सोल्यूशन, यानी जो सोल्यूशन आपको दे रखा है वो 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन। ठीक, थोड़ा सा सोचना, तुम मुझे बहुत सोच के जवाब देना। अगर मैं सिर्फ तुमको एक बात बताऊं कि मेरे पास एक सोल्यूशन है जो कि 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन, ठीक है, जैसे जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने एक सोल्यूशन लेके छुपा लिया ऐसे, ये सोल्यूशन। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि भाई देखो बच्चों, मेरे पास पीछे छुपाकर मैंने एक नमक का सोल्यूशन रखा है जिसकी मोलारिटी 0.1 है। तुम मुझे सोच के जवाब दो एकदम, क्योंकि ये अगर तुमने सही सोच लिया तो तुम्हें मेरी बातें आगे की बड़ी आसानी समझ में आ जाएंगी। तुम्हें सोच के जवाब देना है, क्या सिर्फ मेरी इस इंफॉर्मेशन से कि मेरे पास पीछे छुपाकर एक सोल्यूशन रखा गया है जो कि नमक का सोल्यूशन है जिसकी मोलारिटी 0.1 है, क्या इतनी बात से आपको यह पता चल जाएगा कि मेरे पीछे जो सोल्यूशन छुपाया गया है उसमें नमक के कितने मोल हैं, उसमें सोल्यूशन कितना है, पानी कितना है? क्या ये बातें आपको पता चल जाएंगी? नहीं पता चलेंगी। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं पता चलेंगी। क्यों नहीं पता चलेंगी सर? इसलिए नहीं पता चलेंगी क्योंकि सर वो तो आपने छुपा के रखा है ना सर। आप समझिए बात को सर, वो तो आपने छुपा के रखा है। वो जो सोल्यूशन है वो आपने पीछे छुपा लिया और आप मुझसे कह रहे हैं कि आपके पास एक नमक का सोल्यूशन है जिसकी मोलारिटी 0.1 है। अरे भाई, जब मोलारिटी 0.1 है तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं नहीं सर, आप बता चुके हैं। हो सकता है वो एक ढक्कन हो जो आपने छुपा के रखा हो, उसकी मोलारिटी भी 0.1 होती है। मेरी बात समझ लो, यानी अगर वो ढक्कन किसी बड़ी टंकी से निकाला गया है, समझ ये आया, बताइए मोलारिटी कितनी है सर? जितनी टंकी की मोलारिटी है वही इसकी मोलारिटी है। टंकी की कितनी है? 0.1, तो आपकी भी कितनी है? 0.1। सर हो सकता है आपने ग्लास ले लिया हो सकता है आपने ग्लास पकड़ा हो, सर पीछे छुपा के रखा है, आपने तो दिखाया नहीं आपने पीछे क्या पकड़ा हुआ है। सर अगर आपने ग्लास पकड़ा हुआ है तो ऐसे में हो सकता है सर उसकी भी मोलारिटी 0.1 हो सकती है। आप हो सकता है उस टंकी में से ग्लास ले आए हो। सर हो सकता है आपने पीछे लोटा पकड़ रखा हो, अगर आपने लोटा पकड़ रखा है तो सर उसकी भी मोलारिटी 0.1 हो सकती है क्योंकि वो लोटा भी उसी टंकी से आया हो सकता है। सर हो सकता है आपने पीछे बाल्टी लटका रखी हो सकता है अगर आपने बाल्टी लटकाई हो उसकी भी मोलारिटी 0.1 हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये जो मोलारिटी है दिस इज अ कंसंट्रेशन टर्म। और हम पहले भी बात क्या कर चुके हैं, सोल्यूशन के अमाउंट को कम ज्यादा करने से ये चेंज नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी दिस इज अ फिक्स वैल्यू, दिस इज अ सोल्यूशन विच इज कमिंग फ्रॉम अ टैंक, और उस टैंक से आने वाला नमक का सोल्यूशन अगर 0.1 है तो सर वो सोल्यूशन ज्यादा भी हो सकता है, वो सोल्यूशन कम भी हो सकता है, मोलारिटी उसकी 0.1 होगी, मैं मानता हूं। और क्योंकि आपने सोल्यूशन दिखाया ही नहीं तो मुझे नहीं पता सर कि आप लोटा लेके बैठे हैं, कि आप ढक्कन लेके बैठे हैं, कि आप जो है ग्लास लेके बैठे हैं। सर मुझे नहीं पता सर क्या चल रहा है। ऐसे में मेरी एक बात तुम्हारी हेल्प करेगी, वो होगी इस कंसंट्रेशन टर्म को एक लाइन में डिफाइन करना। यानी जब कभी भी मुझे कोई कंसंट्रेशन टर्म, या फिर अगर मैं अभी मोलारिटी की बात कर रहा हूं, अगर मुझे मोलारिटी गिवन होती तो मैं उसको कैसे डिफाइन करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता सर कि अब तुम समझो जैसे ये एक सोल्यूशन है ना, और मान लीजिए ये दो सोल्यूशन ऐसे छोटा ये सोल्यूशन, क्या ये दोनों 0.1 मोलर नमक के सोल्यूशन हो सकते हैं? हां सर बिल्कुल हो सकता है। ये भी 0.1 मोलर है सर, ये एक चम्मच हो गया, ये एक ढक्कन हो गया, एक बोतल हो गया। सर बिल्कुल हो सकता है। आपने बताया सर रूह अफ़ज़ा का सोल्यूशन एक चम्मच ले लो वो भी उतना ही मीठा होता है, और एक बोतल ले लो वो भी उतनी मीठी होती है। इसका मतलब सर नमक का सोल्यूशन अगर एक चम्मच ले लिया जाए वो उतना ही नमकीन होगा जितना उसी टंकी से आने वाला एक ग्लास का सोल्यूशन। सर सिमिलर है सर। तो ऐसे में जब आपको यह पता ही नहीं है कि ये एक ग्लास आप लेके आए थे छुपा कर बैठे हैं या फिर एक बोतल लेके आए हैं, तो ऐसे में बेस्ट है, मेरी एक बात ध्यान रखना, कि जब कभी भी मोलारिटी गिवन हो और आप उसको एक्सप्लेन करना या डिफाइन करना चाहते हैं तो आप अपना एक सोल्यूशन डिफाइन करिए। यानी आप उससे यह बोलिए ऐसी की तैसी तुम्हारे सोल्यूशन की रखो, तुम अपना सोल्यूशन छुपा के बैठे रहो, उस पर मुझे मतलब नहीं है। मैं अपना एक सोल्यूशन डिफाइन करूंगा जो उसी टंकी से निकल के आ रहा है, उसी टंकी से, जिस टंकी से तुम अपना सोल्यूशन लेके बैठे हो, मैं उसी टंकी से अपना एक सोल्यूशन लेके आऊंगा और मैं डिफाइन करूंगा अपने सोल्यूशन को। जरा समझना, अगर ये 0.1 मोलर नमक है तो मेरा सोल्यूशन जो मैं डिफाइन करने जा रहा हूं वो ये है
0.1 मोल ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। ये मेरा सॉल्ट, ये मेरा सोल्यूशन है सर। यानी अगर आपको 0.1 मोलर नमक का सोल्यूशन दिया जाए तो 0.1 मोलर नमक सोल्यूशन को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? 0.1 मोल नमक के घुले होंगे 1 लीटर सोल्यूशन में। अब ये तो तुमने डिफाइन कर दिया। अब मान लो वो आपसे कहे, अरे यार अजीब गधे हो, ये देखो, ये तो 1 लीटर नहीं है, ये तो सिर्फ 100 ml है। तुम तो 1000 ml बोलते थे कि तुम्हारे पास जो सोल्यूशन है वो 1000 ml का होगा, ये तो सिर्फ 100 ml है। तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? अगर 1000 ml मेरा सोल्यूशन होगा तो नमक कितना होगा? 0.1। और अगर तुम्हारा सोल्यूशन 100 ml है तो उसमें नमक भी तो 0.1/10 होगा। मेरी बात समझ रहे हो? जब तुम सोल्यूशन को कम कर दोगे तो नमक भी कम हो जाएगा, सोल्यूशन को बढ़ा दोगे तो नमक भी बढ़ जाएगा। यानी मुझे इससे मतलब नहीं है कि तुम अपने पीछे कौन सा सोल्यूशन छुपा के बैठे हो। मैं एक सोल्यूशन डिफाइन करूंगा, अपना एक सोल्यूशन डिफाइन करूंगा जो उसी टंकी से निकल के आ रहा है, जिसको डिफाइन करने का तरीका क्या है? अगर मोलैरिटी गिवन हो तो उसको अंग्रेजी की एक लाइन में कैसे डिफाइन किया जाता है? 0.1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन। दिस इज अंग्रेजी की एक लाइन। ये इतनी इंपॉर्टेंट है और इतना काम करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। दिस इज एक लाइन अंग्रेजी की। यानी पहली बात जो मुझे लगती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि मोलारिटी को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो मोलारिटी को डिफाइन करने का तरीका है 0.1 मोल NaCl डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन। यानी अगर आपको कभी भी कोई सोल्यूशन दिया जाए जिसकी मोलारिटी गिवन हो तो आप सबसे पहले अपना एक सोल्यूशन डिफाइन कर लीजिए। सर इसका क्या फायदा है? सर अपना सोल्यूशन डिफाइन करने का सर क्या फायदा है? फायदा तुम सोच भी नहीं सकते। तुम सोचो, अभी तुम कह रहे थे कि सर सोल्यूशन जो वो आया था सर वो छुपा के बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता सर नमक कितना है, पानी कितना है, सोल्यूशन कितना है। तुम सोचो जो तुमने सोल्यूशन डिफाइन किया है ये उसी टंकी से आ रहा है जिस टंकी से वो लेके आया था। तुमने जो अपना सोल्यूशन डिफाइन किया है उसमें तुम्हें सब कुछ पता है। तुम ध्यान से देखो, जो तुमने अपना सोल्यूशन डिफाइन किया है तुम्हें यह तक पता चल गया कि सोल्यूट कितना है। देख रहे हो? मोल्स ऑफ सोल्यूट। और तुम्हें यह भी पता चल गया कि सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देख रहे हो? यानी जो तुमने अपना सोल्यूशन डिफाइन किया है, तुमने जो अपनी मोलारिटी को डिफाइन किया है वो सोल्यूशन तुम्हें दिखता है। अब तुम चौड़े होके कह सकते हो कि अगर 1 लीटर सोल्यूशन लाओगे तो उसमें नमक 0.1 मोल होगा, बात खत्म, ये मेरा सोल्यूशन है। हां, अगर वो कहता नहीं मैं तो 2 लीटर ले आया था, तुमने देखा ही नहीं, मैं तो बाल्टी लेके खड़ा था, तो अगर वो 2 लीटर ले आया तो उसमें नमक 0.1 नहीं होगा, उसमें नमक 0.2 होगा। क्योंकि अगर तुम 1 लीटर सोल्यूशन को दुगना करोगे तो नमक भी दुगना हो जाएगा, अगर तुम 1 लीटर को आधा करोगे तो नमक भी आधा हो जाएगा। यानी तुम जो लेके आए लाए, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैंने अपना एक सोल्यूशन डिफाइन कर लिया। रीजन क्या है? मैं अपने सोल्यूशन के बारे में सब कुछ जानता हूं। जो भी कुछ डिफाइन करूंगा वो मैं अपने सोल्यूशन के लिए डिफाइन करूंगा, और वो सब कुछ तुम्हारे पीछे छुपे सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि एक ही टंकी से आने वाले लोगों के लिए सारी कंसंट्रेशन टर्म्स सेम निकल के आती हैं। आपके सोल्यूशन की जो मोलालिटी होगी, जो परसेंटेज वेट बाय वेट होगा, जो डेंसिटी होगी, जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स आप डिफाइन करना चाहें, वो आपके सोल्यूशन के लिए जो भी आंसर निकल के आएगा वो सारे आंसर्स उसके छुपे हुए सोल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होंगे। क्यों? क्योंकि वो छुपा हुआ सोल्यूशन और जो तुमने सोल्यूशन डिफाइन किया वो दोनों एक ही टंकी से निकल कर आ रहे हैं, और एक ही टंकी से निकल के आने वालों के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एक जैसे होते हैं क्योंकि उनकी मिठास एक जैसी होती है। सर अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है, सर जो आपने डिफाइन किया वो ये है, और जो वो पीछे लेके खड़ा हुआ है वो बड़ा सा सोल्यूशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट को कम ज्यादा करने से कंसंट्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। क्लियर है? यानी अगर मैं मोलारिटी के बारे में ये चंद बातें जानूं, जिसमें ये अंग्रेजी की एक लाइन जब हम सवाल करेंगे आगे बहुत हेल्प करेगी, जब हम इंटर कन्वर्जन्स की बात करेंगे तो ये बहुत मदद करेगी। जल्दी से बता दो कि यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? शाबाश।
नहीं, एलॉय को भी सॉलिड सोल्यूशन ही कहा जाता है बेटा। आप समझिए जैसे गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं तो गोल्ड में थोड़ा सा कॉपर वगैरह मिक्स कर देते हैं, है ना, ताकि गोल्ड मजबूत हो जाए थोड़ा सा, वरना गोल्ड बहुत सॉफ्ट मेटल होता है। तो ऐसे में अब ऐसा थोड़ी ना होता कि गोल्ड के अंदर जो कॉपर डाला गया है वो कॉपर उस कोने में है और गोल्ड इस कोने में। मेरी बात समझ रहे हो, गोल्ड के अंदर जब आप कॉपर डालते हैं तो कॉपर उस गोल्ड के अंदर होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द नेचर ऑफ सोल्यूशन। तो आप इसे सॉलिड सोल्यूशन का नाम देते हैं, जिसको एलॉय भी बोल देते हैं। शाबाश। एक्सप्लेन वन क्वेश्चन बिटवीन, बाय द वे समझ आ गया। हाँ, बम्बार्डिरो, क्रोकोडाइलो, भाइयों, मतलब भाई साहब, हम इसको अभी सवालों से ही समझेंगे। मैं चाह रहा था जरा एक माहौल पूरा तैयार कर दिया, उसके बाद हम सवाल ही सवाल लगाएंगे और तुम्हें खूब सारे सवाल करने के लिए भी देंगे। 1 लीटर कैसे आया? बस हमारा मन कर रहा है 1 लीटर, समझ रहे हो बात को। सर लास्ट पॉइंट फिर से, लास्ट पॉइंट अभी हम बात करेंगे इस लास्ट वाले पॉइंट की, क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल करेंगे जब हम इंटर कन्वर्जन करेंगे, मोलारिटी से मोल फ्रैक्शन निकाला जाए, मोलारिटी से मोलालिटी, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, समझ लो बात को। वो इंटर कन्वर्जन पर इस लाइन का इस्तेमाल होगा। बहुत खूबसूरत लाइन है, तुम सिर्फ लिखना सीख लो। 0.1 मोल नमक को लिखने का मतलब 0.1 मोल सॉल्ट डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। तुम सिर्फ ये लाइन लिखना सीख लो, तुम देखो कितना मदद करेगा। तनिष कह रहे हैं मुझे नहीं आया समझ में। तनिष अभी एग्जाम्पल्स लेते हैं, उससे ये बात समझ में आएगी। लेकिन फिर वही बात बोलूंगा, घुटने पे जोर लगाना पड़ेगा। आप अगर ये सोचे कि कोई आदमी चम्मच से आपके मुंह में ठूसता चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप अननेसेसरी परेशान होंगे। आपको जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज को समझाने के बाद उसको याद रखना जरूरी होता है, जो कि तुम लोग नहीं करते हो। तो याद जरूर रखा करो, ठीक है। इजी नोट्स मनी वेस्ट नथिंग सेम, बिल्कुल सही। सर एक लाइन है क्या, इजी नोट्स मनी वेस्ट नथिंग सेम? नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? इजी नोट्स सिमिलर हैं। जब तुम आगे बात करोगे, ये तो तुम्हें समझाने के लिए इतनी सारी चीजें लिख रहा हूं, जब तुम सवाल करोगे तुम्हें सब कुछ सिमिलर नजर आएगा उसके अंदर। और जिन बच्चों से भी मुलाकात करते हैं वो सारे के सारे मिलते वक्त वो इजी नोट्स लेके आते हैं, जिस पर वो ऑटोग्राफ लेते हैं। कहते हैं सर इस किताब ने तो बचा लिया हमें पूरी तरह से। समझ रहे हो बात को? बहरहाल तुम्हारी जैसी मन हो। सर इतना बेसिक सवाल तो फिफ्थ का, व्हाट इज मोलाटिटी, क्या? सर ये अंग्रेजी की लाइन नहीं आई समझ। निहाल, अच्छा ठीक, अभी बताते हैं। एक बार समराइज कर दो अंग्रेजी की लाइन को। चलिए अभी हम समराइज करते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉइलिंग रेट, कैसी गंदी गंदे सवाल। सर टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग बिकॉज वाटर प्लस शुगर, बट देन उड़ेगा थोड़ी ना पानी, उड़ाना नहीं है। हाँ मैं बताता हूं, ये जो नमक वाला हमने एग्जाम्पल लिया, मैं इसको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो हमने नमक की जगह ये सोल्यूशन ले लिया। अब तुम अपने आप बताओ, 0.15 मोलर यूरिया सोल्यूशन, बताओ इसको अंग्रेजी की एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे? 0.15 मोलर यूरिया सोल्यूशन को अंग्रेजी की एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे? आपको क्या ये इतनी इंफॉर्मेशन से ये पता चल रहा है कि मैंने एक ढक्कन लिया है यूरिया का सोल्यूशन, या फिर 2 ढक्कन लिए हैं, या फिर 1 बाल्टी ली? नहीं सर, इतनी सी बात से मुझे नहीं समझ में आ रहा है। चैट बंद कर देते हैं। इतनी सी बात से मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही। तो अगर आपको इतनी सी बात से ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप एक काम तो कर सकते हैं, आप अपना एक सोल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं ना। भाई आपने तो ये बता दिया कि मेरे पास एक यूरिया का सोल्यूशन है जिसकी मोलारिटी पॉइंट, यानी आपने ये बता दिया कि मेरे पास एक रूह अफ़ज़ा का सोल्यूशन है जिसकी मिठास ये। अब तुम्हें बताओ, वो मिठास वाला सोल्यूशन एक चम्मच भी हो सकता है, एक ग्लास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो तुम्हें नहीं बताया मैंने। तो तुम एक काम करो, उतनी ही मिठास का अपना एक सोल्यूशन डिफाइन करना सीख लो, बस बात खत्म। तो मैं उतनी ही मिठास का, इसी मोलारिटी का अपना सोल्यूशन कैसे डिफाइन करता हूं? तो जो भी मोलारिटी दी गई है उतने मोल ले लो, यानी 0.15 मोलर यूरिया सोल्यूशन का मतलब 0.15 मोल ले लो यूरिया के, क्योंकि ये यूरिया हमारा सल्यूट है। 0.15 मोल्स ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। ये मेरा हो गया। ये है एक लाइन अंग्रेजी की, यानी इस सोल्यूशन को डिफाइन करने का मेरा जो सोल्यूशन है वो ये। उससे फायदा जानते हो क्या? अभी तो तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा था वो चम्मच है कि ढक्कन है, लेकिन अब तुमने अपना सोल्यूशन डिफाइन कर लिया है जिसका वॉल्यूम फिक्स है। सर दिस इज फिक्स 1 लीटर, मैंने ले लिया सर 1 लीटर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? 1 लीटर। और साथ ही साथ दूसरी बात क्या फिक्स हो गई? उस 1 लीटर में सोल्यूट के मोल्स कितने हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, वो 0.15। ये मेरा सोल्यूशन,
यानी उसके सोल्यूशन के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि वो छुपा के बैठा है, लेकिन कम से कम मैंने अपना सोल्यूशन डिफाइन करना सीख लिया है कि मेरे सोल्यूशन में सल्यूट के अगर मोल चाहिए तो 0.15 होंगे, अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए तो वो 1 लीटर होगा। ये मेरा सोल्यूशन, बात खत्म। ये यही वही सोल्यूशन है, ये उतना ही मीठा सोल्यूशन है जितना मीठा सोल्यूशन आपके पास। बस फर्क इतना है कि आपका सोल्यूशन मुझे दिखाई नहीं देता और मैंने उसी मिठास के सोल्यूशन को डिफाइन करके अपने सामने रख दिया। ये मेरा सोल्यूशन है, वो आपका सोल्यूशन है। मैं जो भी कुछ जानता हूं अपने सोल्यूशन के बारे में जानता हूं, जो भी कुछ कैलकुलेट करूंगा अपने सोल्यूशन के बारे में कैलकुलेट करूंगा, लेकिन जो भी कुछ अपने सोल्यूशन के लिए कैलकुलेट करूंगा वो सब आपके सोल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि एक ही टंकी से आने वाले लोगों के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स सेम होते हैं। समझो मेरी बात को, यानी जब तुम आगे की बातें करोगे तो तुम्हें ये लाइन इतनी हेल्प करेगी कि तुमने अपना सोल्यूशन डिफाइन कर लिया, आंसर तुमने अपने सोल्यूशन के लिए निकाल लिया और फिर क्या बोला, यही आंसर तुम्हारा होगा। वो कहेगा कैसी बातें कर रहे हो, हम क्या जवाब देंगे? एक ही टंकी से आए हो, इसलिए जो मोलालिटी मेरी वही मोलालिटी तुम्हारी, जो परसेंटेज वेट बाय वेट मेरा वही परसेंटेज वेट बाय वेट तुम्हारा, यानी सब कुछ सारे कंसंट्रेशन टर्म्स एक जैसे। क्यों? क्योंकि सर अमाउंट के चेंज होने से कंसंट्रेशन टर्म्स चेंज नहीं होते। यानी मुझे अपना सोल्यूशन डिफाइन करना आना चाहिए, मुझे अपने सोल्यूशंस के बारे में सारी बातें पता है, जो भी कुछ करना है मैं अपने सोल्यूशन के लिए करूंगा और वो सारे आंसर जो मैं अपने सोल्यूशन के लिए निकालूंगा वो सब आपके पीछे छुपे हुए सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि हम दोनों एक ही टंकी से आए हैं। क्लियर है? ठीक है, मैं एग्जाम्पल लूंगा, तुम्हें ये बात समझ में आएगी। चलिए सर, अब आते हैं काम की बात पर, कुछ जरा सवालात करने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए सर, ये पहला सवाल। मैं कुछ सवाल तुम्हारे सामने करूंगा, कुछ सवाल तुम्हें करने के लिए भी दूंगा, अपने आप समझने की कोशिश करते हैं क्या कहा जा रहा है। सबसे पहली बात, ये तो क्लियर हो गया कि हमें निकालनी क्या है, मोलारिटी। जैसे ही मोलारिटी आई आपकी दोनों आंखें फड़फड़ाने लगी। क्या चाहिए सर? मुझे तो मोल्स ऑफ सल्यूट चाहिए और मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों आंखों को करार तभी आता है जब आपको सल्यूट के मोल्स और सोल्यूशन का वॉल्यूम पता चल जाए। तो सल्यूट के मोल्स और सोल्यूशन का वॉल्यूम अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरा काम चल जाए। अब आप ये बताइए, क्या आपको दिखाई दे रहा है यहां पर कि सल्यूट के मोल्स और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? सर मुझे एकदम साफ दिखाई देता है, बिकॉज यू आर डिसॉल्विंग NaOH. So NaOH is solute. Clear? और डिसॉल्विंग NaOH इन द कहां पर? सोल्यूशन के अंदर, जिसका वॉल्यूम कितना है? 250 ml। यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 250 ml। सो ये तो आपका सोल्यूशन का वॉल्यूम है, ये है NaOH और NaOH का मास कितना दे रखा है? 4 ग्राम। यार अब देखो, परेशान मत करो, अपने आप समझने की कोशिश करो। 4 ग्राम अगर NaOH है तो क्या एक आंख को करार आ गया? सर बिल्कुल आ गया सर। 4 ग्राम देखते ही मेरी एक आंख को करार आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि सर 4 ग्राम से मैं मोल निकाल लूंगा। सर मुझे मोल निकालने आते हैं सर। और क्या तुम्हें सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है? हां सर, ये सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है। सर मुझे मेरी दूसरी आंख को भी करार आ गया सर। मजा आ गया सर, मजा आ गया। क्लियर है सर? खेल खत्म हो गया सर। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि कौन है मेरा? NaOH। कितने हैं मोल्स? सर 4 ग्राम दे रखा है और NaOH का मोलर मास 40 होता है, यानी कि 0.1 मोल। यानी सोल्यूट के मोल्स कितने हैं? 0.1। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन किसमें चाहिए? लीटर में। 250 ml है तो लीटर में वॉल्यूम हो गया 250/1000। सो वॉल्यूम कितना हो गया? 0.25 लीटर। क्लियर? समझ में आ गया? तो यानी अगर मैं मोलारिटी निकालना चाहता हूं तो निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे सर। मोलारिटी का तो फॉर्मूला ही आपने बताया है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस यूनिट में? लीटर में। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? 0.1 और वॉल्यूम कितना है? 0.25। कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा सर 10/25, यानी 2/5। सो दिस इज 0.4 मोलर। सो द मोलारिटी इज 0.4 मोलर। क्लियर?
जल्दी से बता दो, क्या ये मेरा पहला सवाल आपके समझ में आया? क्या ये क्लियर है? बहुत कॉमन सवाल। अब फिर एक बच्चा लिख रहा है मोलालिटी का क्या मतलब? अरे यार, हम बेकार में मारपीट शुरू कर देंगे यार, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। मोलालिटी तो हमें भी नहीं पता, हमने अभी पढ़ी नहीं है, तो तुम्हें कैसे पढ़ा देंगे? अभी सिर्फ मोलालिटी पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, फिर मोलालिटी पर भी आएंगे और फिर इन दोनों पर आएंगे, मजा आने वाला है उसके बाद। ठीक, क्लियर है? शाबाश, बहुत बढ़िया, आसान सा सवाल था, सारे लोगों ने कर लिया। चलिए सर, एक और सवाल करते हैं। इसका आंसर 0.4 था। एक और सवाल ले लेते हैं, ये लीजिए सर। दिस इज होमवर्क 1। ये आपको होमवर्क करना है, आंसर इसके पीछे दे रखा है, नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर दे रखा है, ये आपका होमवर्क होगा। चलिए और आगे बात करते हैं। ये भी आया होमवर्क नंबर 2। दिस इज होम, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए ये होमवर्क में दे रहा हूं। दिस इज होमवर्क नंबर 2, आंसर इसके पीछे दे रखा है, वो आपको करना है। ये आता है नेक्स्ट सवाल। सर ये अगला सवाल, एक आदमी लिख रहा है सर पोल कराओ। देखो यार, मैं मानता हूं मेरी कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से बच्चे हमेशा ही मुझे समझाते सुनाते रहते हैं कि सर आप पोल नहीं कराते, सर आप हंसते नहीं हैं, सर आप ये नहीं करते, आप गुस्सा रहते हैं, वगैरह वगैरह जो भी कुछ है। सर आप थोड़ा गाना सुनाइए, थोड़ा शायरी करिए, ये सब ड्रामेबाजी करिए। तो देखो ऐसा ये सब हम नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पोल वगैरह जब जरूरत होगी तो ही कराएंगे, क्योंकि मेरा कई बार ऐसा लगता है मुझे कि उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि जब अच्छी कोई बात हो उसमें पोल कराना समझ में आता है, बट इस तरह के सवालों में भी पोल कराना नहीं है। तुम खुद सॉल्व करो, आंसर निकालो और खुद से मोटिवेट हो जाओ, मजा आ जाए। समझ बात को? तो अब थोड़ा समझो बात को। ये तो ऐसे ही थोड़ा ना यार आदमी, जब तुम अब हमसे कहो तो आप जरा नाच के दिखाइए, क्या तरीका है भाई? उम्र का लिहाज करो, कोई गाना शायरी, अरे भाई अब हम नहीं कर पाते ऐसा, समझो बात को। ठीक है ना? तो बहरहाल, लेकिन ठीक है, मजेदार माहौल बना के रखेंगे, पढ़ाई लिखाई भी चलती रहेगी। अब जैसे ये वाला सवाल आया, बढ़िया, चलिए इसका चैट ऑफ कर देते हैं, सवाल को करने की कोशिश करते हैं। सोडियम ऑक्साइड जो है लिया गया है और वो कह रहे हैं कि ये रिएक्ट करता है पानी के साथ। तो इसका मतलब है सर अभी सोडियम ऑक्साइड और पानी की रिएक्शन होना बाकी है सर। और आपने बताया है सोल्यूशन जब होता है तो सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में रिएक्ट नहीं करते। इसका मतलब सर Na2O सल्यूट नहीं हो सकता सर, क्योंकि ये तो वाटर से रिएक्ट कर रहा है। तो हमने कहा हां सही बात है, पहले रिएक्ट कर जाने दो, फिर बाद में सोचेंगे। तो हमने कहा ठीक है, Na2O जो है वो वाटर से Na2O जो है वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है, और जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो साफ समझ में आता है प्रोड्यूसेस व्हाट सर, इट इज प्रोड्यूसिंग NaOH सर। खुद ही सवाल वाला बता रहा है, और ये कोई एग्जाम है उसमें पूछा गया है। ये कोई एग्जाम होता है जेईई मेंस का, ठीक, उसमें पूछा गया है कि Na2O H2O के साथ रिएक्ट करके वो वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। बहुत बढ़िया सर, ये अब बैलेंस कर सकते हैं। ये लीजिए सर, ये क्वेश्चन आपकी अब बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, सब बैलेंस हो गए सर। ये थोड़ा सही से बैलेंस कर लीजिए ये, ठीक। ये अब क्या करना है सर? अब आप ये कह रहे हैं कि सर जो भी NaOH बना, अब सवाल यह है कि वो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन NaOH का बना उसकी मोलारिटी क्या है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अब आप ये बताइए, अगर मुझे NaOH के सोल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है तो मेरी आंखों को करार कब आएगा? अगर मुझे NaOH के सोल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है तो मेरी आंखों को करार कब आएगा? सर मेरी आंखों को करार तब आएगा जब मुझे NaOH के मोल्स पता चल जाए, जब मुझे NaOH के मोल्स पता चल जाए, और दूसरा वॉल्यूम सोल्यूशन का पता चल जाए। मानते हो बात को? सोल्यूशन का वॉल्यूम पता चल जाए, क्योंकि अगर NaOH के मोल्स पता चल गए तो सर मेरी एक आंख को करार आ जाएगा सर। मानते हो बात को? और अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया तो मेरी दूसरी आंख को करार आ जाएगा सर। मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सर अगर मुझे NaOH के मोल्स और सोल्यूशन का वॉल्यूम पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर NaOH ही बन रहा है सर। Na2 और H2O के साथ रिएक्शन करने से NaOH बनेगा, Na2O खत्म हो जाएगा, अब आपके बर्तन में सिर्फ NaOH पड़ा हुआ है पानी के साथ सर। नाउ दिस इज अ सोल्यूशन सर। अब वो इस सोल्यूशन की बात कर रहा है कि भाई आप बता सकते हैं NaOH सोल्यूशन की रिजल्टेंट कंसंट्रेशन या मोलारिटी क्या होगी? ये जो कंसंट्रेशन है वो किस टर्म में निकालनी है? मोलारिटी के टर्म्स में। यानी आपको मोलारिटी निकालनी। सर मुझे NaOH के मोल्स बता दीजिए, और वॉल्यूम तो आपने दे ही रखा है सर, मैं अंधा थोड़ी ना हूं सर। ये देखिए वॉल्यूम 500 ml है सर।
अरे जितने पानी में घोलोगे सर सोल्यूशन का वॉल्यूम उतना ही तो रहेगा सर। अब पानी के वॉल्यूम में कोई इजाफा थोड़ी ना हो जाएगा सर, सोल्यूशन का वॉल्यूम कोई बढ़ हो ना जाएगा। सोल्यूट NaOH है सर, थोड़ा बहुत सर समझ रहे बात को, जो सॉल्वेंट है वही डिसाइड करेगा कि सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। इसका मतलब यह हुआ सर मेरी आंख को करार आ रहा है सर 500 ml में एक आंख तो मस्त हो गई सर, यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml है यानी आधा लीटर है, वो डिनोमिनेटर में पुट कर दूंगा। लेकिन सर मुझे NaOH के मोल्स नहीं पता है बस, तो अगर आप NaOH के मोल्स बता दीजिए तो काम चल जाएगा। अरे बताइए हद हो गई सर। Na2O का वेट दे रखा है 20 ग्राम, ये वेट दे रखा है 20 ग्राम। क्या ये नहीं निकाल पाओगे कि Na2O अगर 20 ग्राम है तो फिर NaOH कितना बनेगा? सर ये तो बचपन में मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया गया था सर, दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। अगर Na2O का 1 मोल लोगे तो NaOH के 2 मोल बनेंगे। समझ रहे हो बात को? यानी 1 मोल Na2O वो क्या करता है सर, 1 मोल Na2O 2 मोल NaOH देता है। तुम्हारे पास Na2O कितना है सर? मेरे पास Na2O 20 ग्राम है, यानी 20 ग्राम का मतलब कितने मोल हो गया? 20 बटा Na2O का वेट कितना आएगा मोलर मास? Na हो गया आपका 23 और ऑक्सीजन हो गया आपका 16। तो जरा Na2O का बताइए 46 और 16, 46 और 16 हो गया 62, यानी 20 बटा 62 मोल। बताओ समझे? 20 ग्राम Na2O का मतलब 20 बाई 62 मोल्स। तो इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल 2 मोल NaOH बनाएगा, तो 20 बाई 62 मोल कितना NaOH बनाएगा सर? 20 बाई 62 मोल Na2O वो 2 टाइम्स 20 बाई 62 मोल NaOH बनाएगा। बताओ समझे बात को? यानी कितना हो गया सर? ये हो गया आपका 20 बाय 31 मोल। क्लियर? सबको समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब क्या हुआ सर, इस सवाल के अंदर मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक सिंपल रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस दी गई है। Na2O H2O के साथ मिलकर NaOH बना रहा है। Na2O के 20 ग्राम NaOH के कितने मोल बनाएंगे ये हमें पता करना था, ताकि मेरी दोनों आंखों को करार आ जाए। तो अगर 1 मोल Na2O है तो 2 मोल NaOH बनेंगे। अगर 20 ग्राम Na2O है दैट मींस कितने मोल हो गए? 20 बटा 62, बिकॉज द मोलर वेट ऑफ Na2O इज 62। बहुत सारे बच्चे तो यहीं झूल रहे होंगे, सर 62 कहां से आया? अरे देखो ना यार, अगर आप Na2O लेते हो तो यहां 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी Na2O का जो वेट आएगा वो कितना आएगा? 23 इंटू 2 46 प्लस 16 62, यानी Na2O का मोलर वेट है 62। तो अगर वो 20 ग्राम है तो उसका मतलब कितने मोल हो गए? 20 बाई 62। 1 मोल से 2 मोल बनते हैं तो 20 बाई 62 से डबल बनेंगे सर, 2 गुना बनेंगे, यानी NaOH के मोल इतने बनेंगे। आपके NaOH के मोल भी पता चल गए, आपका वॉल्यूम भी पता चल गया सर, मुझे कंसंट्रेशन पता चल गई। यहीं पर निकाल लेता हूं सर। अगर आपको मोलैरिटी निकालनी है तो मोल्स ऑफ NaOH दैट इज 20 बाय 31 को आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दीजिए, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 0.5। किस यूनिट में रखना है? लीटर में, याद रखना। सो दिस इज 0.5। यह आपका आंसर है। क्लियर है? तो इसको जरा सा सॉल्व कर लो। आंसर इसका 13 दे रखा है, यानी 1.3। हमारा आंसर 1.3 के आसपास। तो अब देख लो क्या करना है। दिस इज 40 बाय कितना आ जाएगा? 31। 40 बाय 31, तो 40 बाय 31 इज 4 बाय 3, ऐसे करके है ना। 40 बाय 31 इज ऑलमोस्ट 1.3। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है? 40 बाई 31, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? 1.3। यानी मोलारिटी कितनी आ रही है? 1.3। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे सर? 10 की पावर -1 के फॉर्म में लिखना है, तो 1.3 को क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 10 की पावर -1, सो दैट इज 1.3 मोलर। क्लियर है? हम अपने मन से नहीं कह रहे, जेई ने ये एग्जाम में सवाल पूछा है, बिल्कुल साफ सुथरा सवाल है। जिस बच्चे को भी डेफिनेशन पता है, जिस बच्चे को भी मोलारिटी का फॉर्मूला पता है, वो ये सवाल कर सकता है। लेकिन इस सवाल में
मोल कॉन्सेप्ट को भी इनकॉर्पोरेट किया गया। इस सवाल में उसने मोल कॉन्सेप्ट को भी मिक्स किया। यानी इस सवाल में उसने ये बताया कि आपका जो Na2O है उससे NaOH के कितने मोल बनेंगे ये मुझे पता करना है, बिकॉज Na2O इज नॉट अ सल्यूट। Na2O तो वाटर से रिएक्ट करके कौन सा सल्यूट पैदा कर रहा है? NaOH। सर इस NaOH के मोल चाहिए और सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए ताकि आप NaOH सोल्यूशन की मोलारिटी निकाल सकें। जल्दी से बताओ क्या ये बात सबके समझ में आ गई? क्लियर है? क्या ये बात सबके समझ में आ गई? शाबाश। अब 1.29 इज 1.3, मैंने ऐसे अप्रोक्सीमेट ले लिया। क्लियर? शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सर और आगे बात करते हैं, चैट बंद कर देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल आंसर 13 दे रखा है, ये लीजिए सर, एक सवाल और ले लेते हैं। फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ 165 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन जिसकी डेंसिटी 1.1 दे रखी है, इन विच ग्लूकोज इज 20 ग्राम्स। हमें क्या निकालना है सर? हमें मोलारिटी निकालनी। मोलारिटी के लिए क्या चाहिए सर? मोलारिटी के लिए मुझे सल्यूट के मोल्स चाहिए और सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। अच्छा सर ये बताइए सल्यूट के मोल्स कितने हैं? सर ग्लूकोज का सोल्यूशन है तो इसका मतलब ग्लूकोज ही सल्यूट है, और अगर ग्लूकोज सल्यूट है तो इसका मतलब मोल्स ऑफ सल्यूट कितने आ गए? मोल्स ऑफ सल्यूट कितने आ गए सर? 20 बटा मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। देखो धीरे धीरे करके ना कुछ चीजें याद होने लगती, तब जब याद करनी होती, जब याद करने का मन करे, यानी जब याद करने का तुम्हें लगे कि याद करना है। तो जैसे यहां पर ग्लूकोज आया, हर बार बच्चा ग्लूकोज का मोलर मास निकालता थोड़ी ना यार, उसको याद हो जाता है कि ग्लूकोज होता क्या है। ग्लूकोज इज C6H12O6। उसको याद हो जाता है कि इसका मोलर मास 180 होता है। तो अगर 20 ग्राम ग्लूकोज है तो उसके मोल कितने हो जाएंगे? 20 बटा 180 मोल। यानी एक आंख को करार आ गया, खेल खत्म। चलिए सर एक आंख आपकी मस्त हो गई, ये लीजिए सर, एक आंख को करार आ गया, बहुत बढ़िया सर, ये लीजिए। अब क्या करना है सर? एक आंख का काम तो चल गया सर, अब दूसरी आंख की बात करते हैं। दूसरी आंख को क्या चाहिए सर? दूसरी आंख को चाहिए सोल्यूशन का वॉल्यूम। हमने कहा ये बड़ा लफड़ा है, वॉल्यूम तो कहीं दिया ही नहीं गया है, ये दे रखा है सोल्यूशन का वेट। ये देख रहे हैं आप, टोटल सोल्यूशन, फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ 165 ग्राम ग्लूकोज सोल्यूशन, यानी ये तो सोल्यूशन का मास दे रखा है। अरे तो सोल्यूशन की डेंसिटी भी तो दे रखी है, वॉल्यूम तो आ जाएगा। हाँ सर मजा आ गया, बहुत बढ़िया सर। यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। सुना है बचपन में? हाँ सर बिल्कुल सुना है। और मास कितना दे रखा है सोल्यूशन का? सर आपने बताया ग्लूकोज का सोल्यूशन 165 ग्राम दे रखा है, और उसका जो डेंसिटी है वो कितना दे रखा है? सर उसकी डेंसिटी आपने दे रखी है 1.1 ग्राम पर ml। तो फिर वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 165 डिवाइडेड बाय 1.1 ml। सर दिस इज द वॉल्यूम। सर वॉल्यूम आ गया सोल्यूशन का, ये मोल्स हैं सोल्यूट के, दोनों आंखों को करार आ गया। सर मजा आ गया, समझ रहे बात को? सर मेरी दोनों आंखों को करार आ गया। क्लियर है? समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अब अगर आप मोलारिटी निकलवाना चाहते हैं सर, तो मैं अब एक खड़ाक से मोलारिटी निकाल दूंगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं? 20 बटा 80, सॉरी 20 बटा 180 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। याद रखना भाई, वॉल्यूम लीटर में लेना है, और ये किस यूनिट में आ रहा है? मिलीलीटर में। क्यों? क्योंकि सर डेंसिटी ग्राम पर ml दे रखी है, ऊपर वाला ग्राम नीचे वाले ग्राम को तो कैंसिल कर देगा, लेकिन ये ml पलट कर ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल बी इन मिलीलीटर। आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा सर, ठीक है? दिस इज 165 डिवाइडेड बाय 1.1, ये है मिलीलीटर। जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, और वो 1000 डिवाइड वाला ऊपर चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? यानी इनटू, दिस इज द फाइनल आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, आंसर ये दे रखा है 0.74। यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 0.74 मोलर। बताओ समझे बात को? जिस तरह से जेई मेंस लेवल पर सवाल दे रहा था उससे तो अच्छा ही सवाल मैंने बनाया।
ये उससे तो बेहतर लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि यहां बच्चा ये कंफ्यूज हो सकता है कि सर वॉल्यूम तो कहीं दिया ही नहीं गया, इसका क्या करूंगा डेंसिटी का। तो जो समझदार है वो समझ जाएगा कि सोल्यूशन का मास दे रखा है, सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, सोल्यूशन के मास को डेंसिटी से डिवाइड करके सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लूंगा। डिनोमिनेटर का काम चल गया, न्यूमरेटर का काम चल गया, दोनों आंखों को करार आ गया, मस्त हो गया। सर बताओ जल्दी से, क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? शाबाश। शाबाश, बहुत सारे बच्चे सही लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। यार देखो ऐसा है कि ये थोड़ा सा इसको समझो, मतलब मैं हर बार ही बोलता हूं, फिर बोलूंगा तुमको यही कि कोशिश तो करनी पड़ेगी यार। देखो बिना कोशिश किए नहीं होगा, मैं हर बार बोलता हूं, बिना कोशिश किए आप कुछ नहीं कर सकते। और दुनिया भर के लोग ऐसे होंगे जो तुम खुद भी ऐसे हो, जो अंदर से आवाज आती है नहीं कर पाएगा, रहने दे, मुश्किल है, ये वगैरह वगैरह। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा यार, ये तो सब चलता रहेगा, अब क्या दुनिया भर की सुनोगे क्या यार? हर किसी की सुनी थोड़ी ना जाती है ना। और हम कई बार ऐसा होता है जैसे हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा इसको समझो बात को कि कोशिश करोगे तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आप कुछ सवाल और हैं जो आपको सवाल करने के लिए दे देते हैं, है ना। ये वाला सवाल हो गया, ये आपको होमवर्क दे देते हैं। कौन सा होमवर्क चल रहा है भाई? ये वाला, दिस इज होमवर्क नंबर व्हाट? सर ये है हमारा होमवर्क नंबर 1, 2, अब आया ये हमारा होमवर्क नंबर 3। दिस इज HW3। बहुत बढ़िया, इसका आंसर भी दे रखा है, मस्त, आप इसको सॉल्व करेंगे। ये लीजिए सर, बढ़िया है, इसको भी होमवर्क दूंगा, मजेदार एकदम। दिस इज होमवर्क नंबर 4। बहुत बढ़िया, इसका भी आंसर दे रखा है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए एक सवाल जो है मैं कर लेता हूं। यहां पर क्या करना है, वो कह रहे हैं कि सर फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ लिक्विड बेंजीन। अब देखो बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन ठीक है, मतलब मुश्किल नहीं है, आराम से अगर सोचा जाए तो सोचा जा सकता है। एक बार दिमाग लगाते हैं। मोलारिटी ऑफ लिक्विड बेंजीन, देखो फिर वही वाली बात आती है, मुझे किसी भी बर्तन की अगर मोलारिटी कैलकुलेट करनी है तो मुझे मोल्स चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। तो ये जो लिक्विड बेंजीन है, अगर मैं ये मान लूं कि उसका वॉल्यूम 1 लीटर, मैं 1 लीटर लिक्विड बेंजीन ले लेता हूं, तो अगर मैं वॉल्यूम को 1 लीटर ले लूं, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 1000 ml, यानी डिनोमिनेटर की टेंशन खत्म हो गई। आपने पहले ही क्या मान लिया कि मेरा जो लिक्विड बेंजीन है वो 1 लीटर। तो किसी तरह से अगर इस 1 लीटर के मोल्स पता चल जाए तो मैं मोलारिटी निकाल सकता हूं, क्योंकि मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम। तो अगर ये 1 लीटर है तो मास कितना होगा, मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन। इस 1 लीटर सोल्यूशन का मास कितना होगा? सर 1 लीटर सोल्यूशन का मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 2 ग्राम पर ml। तो मुझे एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि जब मैं इस सोल्यूशन का मास निकालूंगा तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा, और जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा 2000 ग्राम। यानी ये जो आपका सोल्यूशन वो 2000 ग्राम, और उसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। अरे तो आ गई ना मोलारिटी सर, यही तो चाहिए सर। मोलारिटी जो होती है वो होती है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यानी आपको मोल्स चाहिए और आपको वॉल्यूम चाहिए। मोल्स कितने होंगे सर? मास अगर बेंजीन का 2000 ग्राम है तो मोल्स निकल के आएंगे 2000 बाई 78। क्यों? क्योंकि बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, अपने आप कैलकुलेट करके देख लो, 78 होता है। तो इसका मतलब अगर बेंजीन का वेट 2000 ग्राम है तो उसके मोल्स हो जाएंगे 2000 बाई 78। और जो वॉल्यूम है वो तो आपने पहले ही कितना मान रखा है, 1 लीटर। सर वॉल्यूम तो पहले ही 1 लीटर मान रखा है, इसका मतलब ये हुआ सर 2000 बाई 78 विल बी द आंसर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25.64 मोलर आएगा। क्लियर है? समझ में आया? यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये सेम सवाल आप यहां से भी करेंगे। ये सेम सवाल आपको करने के लिए दिया है मैंने, ये वाटर वाला, वाटर की मोलारिटी निकालिए। तो तरीका क्या होगा करने का, मैं होमवर्क दे रहा हूं, अपने आप करना। तरीका क्या होगा, वॉल्यूम मान लेते हैं 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब कितना हुआ, 1000 ml। अब डेंसिटी दे रखी है,
तो पानी का वेट आ जाएगा, उससे पानी के मोल आ जाएंगे, और फिर मोल बाय वॉल्यूम करके खड़ाक से मोलारिटी निकाल लेना। इसका आंसर भी दे रखा है, अपने आप करना, ये तुम्हें करने के लिए दिया है मैंने, ये होमवर्क होगा। समझ में आई ये वाली बात? सबको ये वाला आंसर समझ में आ गया? यानी तरीका क्या है, हालांकि बड़ा ही एब्सर्ड सा सवाल है, क्योंकि सोल्यूशन नहीं है ये, दिस इज प्योर लिक्विड बेंजीन, आप उसकी मोलारिटी जानना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, जब तुमने सवाल पूछने का तरीका इतना टेढ़ा रखा है तो हम जवाब भी बिल्कुल टेढ़ा देंगे। क्या? मोल बटा वॉल्यूम इज द मोलारिटी, बात खत्म। तो जो भी सिस्टम आपके सामने है, उसके मोल कितने हैं और उसका वॉल्यूम कितना, ये बताओ। तो सबसे पहले मैंने वॉल्यूम मान लिया 1 लीटर। अगर आपने वॉल्यूम 1 लीटर मान लिया, कुछ बच्चे कह सकते हैं सर आपने 1 क्यों माना, तो 2 मान लो। 2 मानोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि मोल्स डबल हो जाएंगे, वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर भी डबल हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी डबल हो जाएगा। तो जैसा आपका दिल करे आप वैसे कर लीजिए। तो मैंने 1 लीटर वॉल्यूम ले लिया, 1 लीटर वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे इस पूरे सिस्टम का मास आ गया। अब मास से मोल आ जाएंगे, तो मैंने मास से मोल निकाल लिए। अब मोल भी पता चल गया, वॉल्यूम भी पता चल गया, सीधे मोल बाई वॉल्यूम करके मोलारिटी निकाली, खत्म। क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत सीधा सवाल, खूबसूरत सवाल, आसानी से किया जा सकता है। ये देखिए आप, यह है जेई एडवांस में पूछा गया सवाल। वाह वाह, क्या जानना चाह रहे हैं सर? ये सवाल करते हैं भाई, एक बार सब लोग जरा तसल्ली से सवाल करने की कोशिश करेंगे। एडवांस का सवाल है, पूरी तवज्जो, पूरी एहतमाम के साथ इस सवाल को करेंगे, पूरी इज्जत देंगे सवाल को। डिसॉल्विंग 120 ग्राम यूरिया इन 1000 ग्राम वाटर। ठीक, एक चीज तो समझ में आ गई सर, यूरिया को डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये सल्यूट हो गया, और वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये सॉल्वेंट हो गया। चलिए सर, आपकी बात सर आंखों पर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वजह से आपका एक सोल्यूशन तैयार हुआ जिसकी डेंसिटी क्या है सर? सोल्यूशन की डेंसिटी आपने 1.15 ग्राम पर एमएल दे रखी है। सर जानना क्या चाहते हैं आप? हम जानना चाहते हैं मोलारिटी क्या है। अरे सर, ओ एडवांस काहे का सर, काहे का एडवांस? चलो मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम, सॉल्व करो, कड़ाक आंसर बताओ। आंखों को करार कब आएगा सर? आंखों को करार तब आएगा जब दोनों बातें पता होंगी। एक, मोल्स ऑफ सल्यूट, दूसरी वॉल्यूम ऑफ किसका? सॉल्यूशन। किस यूनिट में? लीटर। सर अगर ऐसा हो गया तो सर मेरी दोनों आंखों को करार आएगा सर, मजा आ जाएगा सर। मोल्स ऑफ सल्यूट, सर ये देखिए सर, सल्यूट कौन है? यूरिया। यूरिया का क्या दे रखा है? मास, और उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो सर न्यूमरेटर की टेंशन खत्म सर, ये लीजिए सर, 120/60 मोल आ गए, न्यूमरेटर की टेंशन खत्म। सर थोड़ा सा डिनोमिनेटर में मेहनत करते हैं, क्या है डिनोमिनेटर में? सर डिनोमिनेटर में कह रहा है पानी 1000 ग्राम है और साथ ही साथ सल्यूट 120 ग्राम है। नीचे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या ये लिख सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लीजिए सर सॉल्व करते हैं। 120/60 ये तो मोल हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा सर? डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का मास आएगा। सर ये कौन बताएगा सर, सॉल्यूशन का मास कितना है मुझे क्या पता? अरे भाई अंधे हो, दिखाई नहीं देता? 120 ग्राम को 1000 ग्राम पानी में डालोगे तो पूरा सॉल्यूशन कितना भारी होगा सर? 120 ग्राम बाहर से आ गया, 1000 ग्राम का पानी था, तो कुल मिला के 1120 ग्राम का सॉल्यूशन बनेगा। यानी सॉल्यूशन का मास 1120 ग्राम है और डेंसिटी दे रखी है 1.15 ग्राम पर एमएल। साफ दिखाई देता है सर, ये जो वॉल्यूम आएगा ये मिलीलीटर में निकल के आएगा। दिखाई दे रहा है सर, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये मिलीलीटर ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज इन मिलीलीटर। लेकिन आपको वॉल्यूम किसमें चाहिए सर? मुझे तो वॉल्यूम लीटर में चाहिए। तो अगर आपको वॉल्यूम लीटर में चाहिए तो आप इस वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड कर दीजिए और वो 1000 पलट कर ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देख लो एक बार, चेक कर लो, खड़ाक
जेई एडवांस का सवाल एक लाइन में सॉल्व हुआ। देखो मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं, मैं चाहता तो इसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं वो काम तुम मेरी क्लास के बाद करना, खुद से करना, ताकि एकदम क्लैरिटी आ जाए। कई बार क्या होता है, हम टीचर्स बच्चों को क्लियर करने के चक्कर में एक एक लाइन लिखते हैं कि ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर लाइन खींच के दूसरी लाइन लिख दी, तीसरी लाइन लिख दी। मेरी आदत ये नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि जब तुम इन सवालों को दोबारा रिवाइज करो तो तुम्हें लगे कि भाई बहुत बढ़िया है, सारी चीजें एकदम क्लियर हो रही है, क्योंकि तुम खुद से भी उस सवाल में अपना इनपुट दे रहे हो। तो यानी यहां पर अगर आप मोल्स ऑफ सल्यूट की बात करते हैं तो यूरिया का वेट दे रखा है, तो उससे यूरिया के मोल निकल आएंगे, और वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का। अब ये तो यूरिया का वेट हो गया जो कि सल्यूट है, और ये 1000 ग्राम सॉल्वेंट का वेट हो गया। और हम जानते हैं कि भाई मास कंजर्वेशन तो रूल है, दुनिया का रूल है मास कंजर्वेशन। ये मास कंजर्वेशन का रूल है, और मास कंजर्वेशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ, बल्कि इसको अगले पेज पे लिखते हैं यार, ये थोड़ा सा खिचड़ी सी बन रही, इसको अगले पेज पे लिख लेता हूं। मास कंजर्वेशन क्या कहता है? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सर ये तो बहुत नॉमिनल सी बात है, हम सब समझते हैं इस बात को, मानते हो बात को? यानी अगर आपको सॉल्यूशन का मास चाहिए तो सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए आपको सॉल्यूट का मास 120 और 1000 ये जोड़ना पड़ेगा। ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, यानी जो सॉल्यूशन का टोटल मास है वो 1120, और डेंसिटी कितनी है? 1.15। तो अगर मास पता चल गया, डेंसिटी पता चल गई, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। बस वही वॉल्यूम तुम्हें यूज करना है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए सर? मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। सर मेरी आंखों को करार तब आता है जब मुझे वॉल्यूम और मोल्स पता चल जाए, और वॉल्यूम लीटर में चाहिए। इस डेंसिटी की यूनिट ये कहती है कि जो वॉल्यूम आएगा वो मिलीलीटर में निकल के आएगा। देखना ये वॉल्यूम मिलीलीटर में आएगा, नीचे मिलीलीटर है, डिवाइड में मिलीलीटर है, तो ये मिलीलीटर ऊपर जाएगा, तो दिस इज मिलीलीटर। अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो लीटर में लाने के लिए आप इस पूरे वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करेंगे। वो जो 1000 से डिवाइड किया आपने नीचे, वो 1000 पलट कर ऊपर चला जाएगा। ये सिंपल गणित है, अपने आप करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल मोलारिटी। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको मोलारिटी का आंसर पता चल जाएगा। द आंसर शुड बी। यानी कहने का मतलब जेईई में पूछा गया सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल आसानी से किया गया है, जो कि पूछा जाता है और बहुत सिंपल है। तो ये सवाल भी आप कर सकते हैं। जल्दी से बता दो क्या ये बात सबके समझ में आ गई है और मजा आ गया है? आज क्योंकि सेकंड क्लास थी तो स्पीड को थोड़ा सा स्लो रखा गया है। कल थर्ड क्लास होगी तो कल मैं मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को एक साथ डिफाइन कर दूंगा, और उसके बाद खेल कूद शुरू होगा उनके आपस में इंटर कन्वर्जेंस का। पूरी एक क्लास में इंटर कन्वर्जेंस के सवाल करेंगे, मजेदार एकदम। क्लियर? हाँ भाई जल्दी से बता दो क्या समझ में आ रहा है? हाँ देखो दो बातें हो सकती हैं। सर एक बार में इतनी जल्दी अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप इसको लेक्चर को दोबारा देखेंगे, दोबारा करेंगे, एक बार एक एक सवाल को करने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट बात बताई गई है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आएगा समझ में। ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में ना आए। शाबाश, ये देखिए बच्चे लाइन से लिख रहे हैं कि उनको समझ में आ गया। एक बच्चा कह रहा है सर मेरा एंड कर दो। नहीं नहीं नहीं, मेरा एंड नहीं, वो क्लास के एंड की बात कर रहा है शायद, लेकिन वो चिल्ला रहा है एंड एंड एंड। देखो ऐसा है कि भाई एंड तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। दुआ करो, है ना, जितनी दुआ, उस दुआ में बड़ी ताकत होती, तो तुम दुआ करो, हो सकता है एंड हो जाए। तो लेकिन ये कि क्लास का एंड होने का टाइम हो गया, तो क्लास तो हम एंड कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी अगली भी क्लास होगी। तो चलिए आज की क्लास इतनी करेंगे, कल और मजा आने वाला, बिकॉज कल अंग्रेजी की जो एक लाइन है उसका इस्तेमाल तुम देखकर हैरान होने वाले हो। ठीक है ना? तो कल हम बात करेंगे, खूबसूरत डिस्कशन करेंगे। आज भी होमवर्क के तौर पर 2-3 सवाल मैंने तुम्हें दिए हैं। कल से कुछ मॉड्यूल्स के होमवर्क और साथ ही साथ एक्स्ट्रा सवाल, क्योंकि आज भी मैं बहुत सारे सवाल लेके आया, आप देखेंगे बहुत सारे सवाल है मेरे पास, लेकिन वो कंसंट्रेशन टर्म्स, और ये देख रहे हैं बहुत सारे सवाल हाथ से लिखे हुए हैं, तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेट किए जा रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अच्छा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन तुम्हें और देनी है, वो इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो ये है कि जो भी आपका बैच होगा ना, आप उसमें टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप उसका ज्वाइन कर सकते हैं। जो लिंक होगा वो रिसोर्सेज के अंदर दिया जाएगा। देखो ये साफ दिखाया जा रहा है, ये बैच है ना, तो बैच में रिसोर्सेज के अंदर ये लिंक आपको दिखा दिए जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ये दोनों होंगे। एक काम और करना है,
एडमिशन फॉर्म आपको भरना है, जो कि टीचर्स फीड कम्युनिटी में रिसोर्सेज सेक्शन के अंदर दिया गया। ये एडमिशन फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम चाह रहे हैं तुम्हारा एक पूरा डेटा, उसके अंदर तुम्हारा नाम, तुम कहां को बिलोंग करते हो, फादर का नेम क्या है, वगैरह वगैरह, एक पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा। उसका रीजन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, कई बार हम इन्वाइट करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को और स्टूडेंट्स की बातें आती हैं कि हमें तो आपने बुलाया ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तुम्हारा डेटा नहीं होता। तो हम ये चाह रहे हैं कि हर बच्चे का डेटा एक बार हमारे पास तैयार हो जाए, हम एक फाइल तैयार कर ले, जहां के इलाके के बच्चों को बुलाना, हम सीधे खड़ाक से समझ बात को पहुंच गए। तो इसका मतलब हुआ कि ये एडमिशन फॉर्म फिल करना है, साथ ही साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके उसको ज्वाइन करना है। तो ये आपको कहां मिलेगा, यहां मेंशन किया गया है, रिसोर्सेज के अंदर है, टीचर्स कम्युनिटी के फीड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एडमिशन का फॉर्म फिल करेंगे, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, मस्त ज्वाइन कर लो। क्लियर है, समझ में आ गया? तो चलिए आज इतनी बात करेंगे, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। एक बार एक साहब बहुत देर से कह रहे हैं सर डाउट देख लीजिए, ऐसा कोई कमाल का डाउट जो है उन्होंने पूछ लिया है। एक बार जरा देख लेते हैं। सर मेरा आंसर डी आ रहा है। शिवम आंसर तो इसका एक बार मैं चेक कर लेता हूं, जहां तक मुझे याद है आंसर 2.05 था, लेकिन अगर डी आ रहा है तो फिर डी सही होगा। मतलब आप समझ रहे हो, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, आंसर इसका बी है, 2.05 है। तुम एक बार चेक कर लेना, 2.0 और 2.05 काफी सिमिलैरिटी है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, हालांकि बड़ा क्लोज है ना, इतना क्लोज नहीं होना चाहिए। वैसे अगर आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे तो 2.05 के आसपास शायद आएगा। तो आज इतनी बात करनी है। सर इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर क्यों लिया? राशि तुम्हारा सवाल सही है बेटा, मैंने उस टाइम पर जानबूझ के डिस्कस किया था। मैं खुद यार, हमारा पुराना एक्सपीरियंस से कुछ तो सीखो इस बात को, मैं खुद ही तुम्हारे डाउट्स क्लियर करता हूं। मुझे पता है बच्चा क्या सोच रहा होगा, मुझे तो खुद हैरानी है कि तुमने सॉल्वेंट के वॉल्यूम को सोल्यूशन का वॉल्यूम कैसे ले लिया। लेकिन आप समझिए, या तो जेई में वो सवाल में लिखा गया होगा कि ऐसा होता है, ऐसा माना जाए। दूसरा ये कि अगर उसने नया वॉल्यूम बताया ही नहीं, तो हमें मजबूरी है कि जो भी सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वही सोल्यूशन का वॉल्यूम है। सोल्यूट एज अ सॉलिड जब डिसॉल्व होगा तो लिक्विड के वॉल्यूम पर कोई खास अंतर नहीं आएगा। तो अगर उसने कुछ बताया ही नहीं है तो सॉल्वेंट के वॉल्यूम को ही सोल्यूशन का वॉल्यूम मान लेना चाहिए। समझ रहे हैं? ठीक। क्या मोलालिटी सिर्फ लिक्विड सोल्यूशन निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, किसी भी निकाल सकते हैं। द कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें? ललित यार ये तो मुश्किल बात है यार, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। जो सवाल आज किए ना मैंने, वही सवाल तू दोबारा करियो खुद से एक बार, तो तू एक तेरी कैलकुलेशन में आज ही फर्क तुझे दिखाई देने लगेगा। लेकिन सर 2000 ग्राम तो पूरा सोल्यूशन का मास है, हमें तो सोल्यूट का मास एनीमिक। मैंने जैसे बताया कि सवाल बड़ा एब्सर्ड था, तो हमने भी बड़ी बदतमीजी की। प्योर लिक्विड की मोलारिटी निकालनी है, सोल्यूशन की नहीं निकालनी है, प्योर लिक्विड की, पानी की मोलारिटी निकाली। ये क्या बदतमीजी है? तो हमने कहा भाई ठीक है, तुमने बदतमीजी की तो हम भी बदतमीजी करेंगे। मोलारिटी का एक ही फॉर्मूला है, ऊपर मोल नीचे वॉल्यूम। तो जो भी तुमने दिया है उसके मोल उसका वॉल्यूम, बात खत्म। तो मोल निकाले, वॉल्यूम निकाला, दे मारा, मोलारिटी तैयार। क्लियर? चलिए सर फॉर्म गलत फिल कर दिया, बताइए। एक फॉर्म तुमसे फिल करने के लिए किया था, वो तक तुमने गलत कर दिया। कैसे बुलाएंगे तुमको, कैसे आओगे तुम हमसे मिलने? माय गॉड, 1120 कहां से आया? प्रिंस का सवाल बड़ा गजब है कि भाई अगर 1000 में आपने 120 जोड़ दिया तो 1120 कैसे बना? प्रिंस एक बार मैं तुम्हें जोड़ के दिखाऊंगा, क्योंकि तुमने सवाल पूछा है। तो सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस बारे में बात होनी चाहिए। ये 1000 है और इसमें 120 जब जोड़ा जाता है, ये देखिए आप, तो तुम्हें सिखाया गया होगा कि 0 और 0 0 होता है, 0 और 2 जोड़ा जाए तो 2 आता है, 0 और 1 जोड़ा जाए तो 1 आता है, और 1 के आगे अगर 0 जोड़ा जाए तो 1 आता है। ये जोड़ने से 1120 तैयार हुआ है। तो 1000 में आपने 120 जोड़कर 1120 बनाया। मुश्किल है, ये आसान नहीं है, ये इतनी आसानी से सीखा नहीं जा सकता। लेकिन अगर तुमने जोर लगाया, मेहनत की, कोशिश की, तो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ये भी तुम सीख सकते हो, कोई भी सीख सकता है कि 1000 में 120 कैसे जोड़ा जाता है। यह आसान नहीं। गजब घनचक्कर आदमी हो यार। अभी बताया सोल्यूशन का मास निकालने के लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास जोड़ दो। ये पानी का मास दिया गया था सवाल में, जेई एडवांस का सवाल था। ये यूरिया का जो भी पता नहीं कौन था वो, सोल्यूट का मास दिया गया था। तो सोल्यूट के मास में सोल्यूशन के सॉल्वेंट का मास जोड़ दो तो सोल्यूशन का मास आ गया। क्या दिक्कत है यार इसमें? ठीक है, तो चलिए आज इतनी बात करेंगे, अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। अननेसेसरी उल्टे सीधे सवाल लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज इतनी बात करते हैं, फिर मिलते हैं। कोशिश करिए, लगे रहिए, मेहनत करिए। कुछ होमवर्क के सवाल आपको मिल जाएंगे, आप उसको भी सॉल्व कर लीजिए। कल बातें थोड़ी सी और बड़ी हो जाएंगी, कल आपको बहुत सारे सवाल भी करने के लिए दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। कोशिश करना फर्ज है हमारा। चलिए बाकी सब ऊपर वाले का सहारा। आप समझ रहे बात को? थैंक यू सो मच।